प्रभु ભૂલ્યા કેમ ના લેક્ચર લેવા જાઉં છું ક્યાં બેન જાઓ છો ઠીક शुरू करें आवाज मेरी पहुंच रही है आवाज अगर मेरी पहुंच रही हो तो शुरू करें ओके चलिए तो लोग आते रहेंगे हम शुरू करते हैं लोग अपना आते रहेंगे हम शुरू करते हैं चलिए
भी कर देते हैं लाइव। चलिए तो शुरू करें। शुरू करते हैं यहाँ से। शिक्षा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच। भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन, भाषा बोध में कॉम्पिटेंसी कैसे हो उसका मूल्यांकन का भाग तीसरा जो है चल रहा है। अभी तक इसमें मूल्यांकन क्या है उसके बारे में चर्चा हो चुकी थी। मूल्यांकन की विशेषता क्या है, मूल्यांकन का जो है महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, इन सब के बारे में चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ से और उसके बाद दूसरे वाले पार्ट में मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के प्रकार फॉर्मेटिव, समेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंडिविजुअल, ग्रुप, लैंग्वेज बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, इसके बारे में चर्चा हो गई थी। फिर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन्फरेंशियल क्या होता है उसके बारे में चर्चा हो गई थी। उसके बाद जो है वो फॉर्मेटिव समेटिव को किस तरह से करना है उसके बारे में चर्चा हो गई थी। एनआरटी, सीआरटी, टीएमटी के बारे में चर्चा हो चुकी थी। ये सब चर्चा सब हो चुकी है। तो यहाँ तक सब कुछ सब क्लियर हो गया है। क्या होता है जो है वह सब्जेक्टिव टेस्ट, क्या होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इसके बारे में चर्चा हो गई थी। उसमें ऐसे टाइप के प्रश्न यानी क्लोज इंडेड प्रश्न कौन होते हैं और ओपन इंडेड प्रश्न कौन होते हैं इसके बारे में चर्चा हो चुकी थी। तो क्लोज इंडेड, ओपन इंडेड, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन्फरेंशियल और ब्लूम की टेक्सोनॉमी, ब्लूम की टेक्सोनॉमी में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कम्प्रीहेंशन, ये सब के बारे में चर्चा हो गई थी। उसके बाद भी ब्लूम की टेक्सोनॉमी में 3 डोमेन भी मैंने बता दिए थे उसी में कि जो है वो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, ये 3 डोमेन के बारे में मैंने कल बता दिया हुआ था। ये 3 डोमेन भी आते हैं, उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रकार की बातें जो थी वो सब चर्चा हो गई थी। अब हमको जानना था कि जो एनआरटी, सीआरटी और टीएमटी पर जब हम लेके आए थे तो एनआरटी, सीआरटी और टीएमटी में जब होता है तो वो एक अच्छा प्रकार का टेस्ट कैसे होगा, कोई एक अच्छा टेस्ट जो है कैसा होगा। तो हमने चर्चा करी हुई थी लास्ट में हमने चर्चा करा हुआ था एनआरटी, टीएमटी के बारे में। टीएमटी, सीआरटी और एनआरटी, इसके बारे में हमने लास्ट में चर्चा करा हुआ था और इन सबने जो है बंद किया हुआ था। तो जो टीएमटी है वो क्या होता है, सीआरटी क्या होता है, वह क्या होता है, एनआरटी क्या होता है, यह क्या होता है, इसको मैंने बाकायदा एग्जांपल के जरिए आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पे सभी में क्या लिखा हुआ है, टीएमटी मतलब टीचर मेड टेस्ट। यहाँ पे सीआरटी मतलब क्या, क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट। अब वहीं पे एनआरटी नॉर्म रिफरेंस टेस्ट। इन सभी जगहों पे टेस्ट टेस्ट और ये टेस्ट आ रहा है, सभी जगहों पे टेस्ट टेस्ट करके आ रहा है। तो ये टेस्ट मतलब क्या, तो ये टेस्ट मतलब परीक्षण, आपने जान लिया। अब एक अच्छा टेस्ट कैसा होगा, एक जो टेस्ट है, एक जो परीक्षण है, उस परीक्षण की क्या विशेषता होनी चाहिए, जो परीक्षण है उस परीक्षण की क्या विशेषता होना चाहिए। तो परीक्षण की विशेषताएं क्या हो वो चलिए आज हम जानेंगे कि एक अच्छा टेस्ट, एक अच्छा परीक्षण की विशेषता क्या हो सकती है। एक अच्छे परीक्षण की, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता यानी क्राइटेरिया या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, एक गुड टेस्ट कैसा होना चाहिए।
एक अच्छा टेस्ट जो है वह कैसा होना चाहिए, तो उसकी विशेषता के बारे में जानते हैं। उसकी विशेषता कैसी होगी उसके बारे में जानते हैं। चलिए, तो उसकी विशेषता को मुख्यतः दो रूपों में जानते हैं। अगर कोई भी टेस्ट है वो टेस्ट की जो विशेषता वह दो रूपों में होती है। टेस्ट की विशेषता जो है वो दो रूपों में होती है, एक ये होती है और दूसरी ये होती है। एक टेस्ट जो है, एक टेस्ट इसको दो रूपों में जाना जाता है, दो रूपों में इसको टेस्ट को दो रूपों में जाना जाता है। कैसे कैसे जाना जाता है उसके उसके बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन से दो रूप हो उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, तो मैंने कहा कि कोई भी टेस्ट, जैसे यहाँ पे मैंने कहा था टीएमटी टीचर में टेस्ट, मैंने कहा था सीआरटी क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट, मैंने कहा था एनआरटी तो नॉर्म रिफरेंस टेस्ट, ये सारे टेस्ट हैं। इन सारे टेस्ट जो टेस्ट हैं वह टेस्ट एक उसमें से एक अच्छा टेस्ट कैसा होगा, तो अच्छा टेस्ट कैसा होगा, कुछ अच्छे टेस्ट की क्या क्राइटेरिया होगी। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि वहां पे कल मैंने आपको एक चर्चा चलाई हुई थी, बताया हुआ था कि एक जो है एक ऐसा कोई पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा है और 500 ग्राम है, एक 500 ग्राम है, और कुछ एक ऐसा है 500 ग्राम, ऐसा है 500 ग्राम। अब ये वाले को आप कहते हैं ये वाला ज्यादा वैलिड है, ये ज्यादा वैलिड नहीं है। आप कहते हो ये वाला ज्यादा वैलिड, ये वाला ज्यादा वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड है भाई? ये ज्यादा इसलिए वैलिड है कि ये मानक पर खरा उतरा हुआ है, ये मानक पर खरा उतरा है, इसमें आईएसओ का मार्का लगा हुआ है। इसमें आईएसओ का मार्का नहीं लगा हुआ, ये तो खाली पत्थर का हो सकता है, कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। चलिए, तो आप लोग को जरा बताना चाहिए कि बोर्ड हमको नहीं दिख रहा है। हाँ, चलिए, तो मैं कह रहा था जो है टीएमटी सीआरटी और एनआरटी इसके बीच में सारे में टेस्ट लगा हुआ था, टेस्ट लगा हुआ है। एक अच्छा टेस्ट, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या होती है? एक अच्छा परीक्षण जो है वो दो एंगलों पर जाना जाता है, दो एंगलों पर जाना जाता है। एक एंगल ये होता है और दूसरा एंगल ये होता है, यानी दो रूपों में उस परीक्षण की जांच जो है करी जाती है। तो वो दो रूप क्या होते हैं? वो दो रूप हो सकते हैं। एक को कह सकते हैं वह व्यवहारिक रूप में, क्या व्यवहारिक रूप में, या प्रैक्टिकल क्राइटेरिया, प्रैक्टिकल क्राइटेरिया प्रैक्टिकल क्राइटेरिया या व्यवहारिक रूप। इसका क्या हो सकता है? इसे कह सकते हैं व्यवहारिक रूप, इसे कह सकते हैं व्यवहारिक रूप। ये व्यवहारिक रूप में हो गया, यानी एक को हम व्यवहारिक रूप में जानते हैं, प्रैक्टिकल क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं, और दूसरा जो है वह टेक्निकल क्राइटेरिया के रूप में जानते हैं, दूसरा टेक्निकल क्राइटेरिया के रूप में, टेक्निकल क्राइटेरिया। अब टेक्निकल क्राइटेरिया को कहते हैं क्या? तकनीकी तकनीकी रूप, तकनीकी रूप। एक तकनीकी रूप से, एक तकनीकी रूप से और एक व्यवहारिक रूप से, दो रूपों से जो है हम परीक्षण को मानते हैं कि एक अच्छा परीक्षण कैसा होगा। एक अच्छा परीक्षण कैसा होगा? तो एक अच्छा परीक्षण जो है वह व्यवहारिक रूप से मतलब क्या कि वह सारे लोगों को प्रैक्टिकली मिल सके, सारे लोगों को प्रैक्टिकली मिल सके, सारे लोग प्रैक्टिकल के रूप में वह समझ सकें। तो प्रैक्टिकल रूप में क्या क्या होना चाहिए? एक अच्छा टेस्ट प्रैक्टिकल रूप में किस प्रकार का होना चाहिए, और एक अच्छा टेस्ट तकनीकी रूप में कैसा होना चाहिए, एक अच्छा टेस्ट तकनीकी रूप में कैसा होना चाहिए। चलिए, तो हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसको जान लेंगे, फिर हम इसको जानेंगे। सबसे पहले तो हम इसको जान लेते हैं कि प्रैक्टिकल क्राइटेरिया, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बातें होनी चाहिए, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बातें होनी चाहिए। पहले हम प्रैक्टिकल की बात जान लेते हैं। चलिए, प्रैक्टिकल की बात जानते हैं। तो प्रैक्टिकल के आधार पर एक अच्छा टेस्ट कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल यानी वह जो टेस्ट है, वह जो परीक्षण है, परीक्षण में हम कोई भी बात कर लेते हैं। हम कह रहे थे कोई क्वेश्चन पेपर है, मैं मान लेता हूँ कि कोई क्वेश्चन पेपर है, या वह क्वेश्चन पेपर जो है वो एक बंच में है, वो क्वेश्चन पेपर एक बंच में है, बंच में मतलब वह 15 10 पन्ने का 10 पन्ने का 20 पन्ने का बंच में है। तो वह एक क्वेश्चन पेपर की मैं मतलब करता हूँ, ये जो टेस्ट है, एक जो एनआरटी हो, सीआरटी हो, टीएमटी हो, वो मैं उसको कहता हूँ एक प्रकार का टेस्ट है, वो परीक्षण है। वो परीक्षण जो है वो परीक्षण क्वेश्चन के रूप में है, प्रश्न पत्र के रूप में है। चलिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्रश्न पत्र के रूप में है। पहले तो मैं इस पे चर्चा कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि और भी बहुत प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो वह टेस्ट एक यह प्रश्न पत्र के रूप में यह टेस्ट है, तो यह प्रश्न पत्र के रूप में टेस्ट वह कैसा होना चाहिए, तो उसके रूप में देखते हैं कि कैसा होना चाहिए। सबसे पहले उसकी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अच्छा टेस्ट कैसा होगा, यानी इसमें क्या क्या गुण होंगे, क्या क्या उसकी विशेषता होगी कि वो अच्छा माना जाएगा। और अच्छा माना जाएगा कैसे? व्यवहारिक रूप से।
व्यवहारिक रूप से कैसे अच्छा माना जाएगा कि वो क्या क्या उसके अंदर में विशेषता हो। चलिए एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले व्यवहारिक रूप में जान लेते हैं। व्यवहारिक रूप में वो होना चाहिए सबसे पहला जो है वह क्या होना चाहिए, तो वह पर्पजीवनेस होना चाहिए, यानी वह उद्देश्य परक होना चाहिए। यानी क्या, वह किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उद्देश्य परक, ये क्या होना चाहिए, उद्देश्य परक होना चाहिए। उद्देश्य परक मतलब क्या कि अब ये जो प्रश्न पत्र बनाया गया है, यह प्रश्न पत्र बनाया गया, तो इस प्रश्न पत्र में क्या क्या है, इस प्रश्न पत्र में क्या क्या है, तो उस प्रश्न पत्र को जानने का क्या कोशिश किया जा रहा है। तो उस प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पत्र किसका है, यह प्रश्न पत्र कहा जा रहा है भाषा का है। यह प्रश्न पत्र भाषा का है, किसी भी भाषा का वो भाषा का प्रश्न पत्र है। या वह हिंदी भाषा का हो सकता है, चाहे गुजराती भाषा का हो सकता है, चाहे अंग्रेजी भाषा का हो सकता है। यह भाषा का किसी भी स्टैंडर्ड का, भाषा का किसी भी स्टैंडर्ड का, चाहे वो हम क्लास सेकंड का मान सकते हैं, क्लास थर्ड का मान सकते हैं, क्लास फिफ्थ का मान सकते हैं, क्लास एट का मान सकते हैं, किसी भी भाषा, किसी भी स्टैंडर्ड के भाषा का यह प्रश्न पत्र है। यह प्रश्न पत्र है। अब इस भाषा को जानने के लिए, अब इसमें कुछ क्राइटेरिया निर्धारित करी गई। क्या क्या क्राइटेरिया निर्धारित करी हुई है, जो प्रश्न पत्र होगा ये किस आधार पे होगा, तो इसमें जो है मैंने बताया हुआ था क्या होगा, तो इसमें ज्ञान आधारित होगा। पहला तो ज्ञान आधारित होगा और भाषा आधारित होगा। यानी इस प्रश्न पत्र में ज्ञान आधारित भी जान किया जाएगा और भाषा आधारित भी जान किया जाएगा। ज्ञान आधारित भी जान किया जाएगा और भाषा आधारित भी जान किया जाएगा। तो ज्ञान आधारित को 3 रूपों में जाना जाएगा। किसमें, तो नॉलेज के रूप में, अंडरस्टैंडिंग के रूप में और एप्लीकेशन के रूप में। नॉलेज के रूप में, अंडरस्टैंडिंग के रूप में और एप्लीकेशन के रूप में। यहाँ पे भी भाषा को भी उसी 3 रूपों में जाना जाएगा, नॉलेज के रूप में, अंडरस्टैंडिंग के रूप में और एप्लीकेशन के रूप में। नॉलेज के रूप में, अंडरस्टैंडिंग के रूप में और एप्लीकेशन के रूप में। अब ये जो प्रश्न है, ये जो ज्ञान और भाषा आधारित प्रश्न है, ये ज्ञान और भाषा आधारित प्रश्न वह शॉर्ट मतलब वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के होंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के होंगे। उसमें जो है वो एमसीक्यू हो सकता है, उसमें जो है वह फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, उसमें वन वर्ड हो सकता है, उसमें जो है लंबे हो सकते हैं। तो यह जो बताया हुआ था कि एप्लीकेशन बेस्ड की 40%, एटलीस्ट 40% का इसमें क्राइटेरिया होगी। तो ऐसे यह इसका उद्देश्य क्या है, यह जो प्रश्न पत्र बना हुआ है, प्रश्न पत्र का उद्देश्य क्या है, तो भाषा और ज्ञान को जानना, तो ये उसका उद्देश्य है। यह इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और उद्देश्य क्या है इसका, यह तो पहले तो यह उद्देश्य को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और दूसरा उद्देश्य क्या है कि यह क्लास फिफ्थ को ध्यान में रख करके बनाया गया है। मान लीजिए अभी भी क्राइटेरिया लेते हैं क्लास फिफ्थ, यह क्लास फिफ्थ को लेकर के बनाया गया। और क्लास फिफ्थ का क्या जानने के लिए, कौन सी किसके लिए प्रश्न पत्र है, तो क्लास फिफ्थ का भाषा चेक करने के लिए, क्लास फिफ्थ का हिंदी भाषा या क्लास फिफ्थ का अंग्रेजी भाषा या क्लास फिफ्थ का गुजराती भाषा, उसके लिए यह प्रश्न पत्र बनाया गया। तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है कि क्लास फिफ्थ के हिंदी भाषा का ज्ञान आधारित और भाषा आधारित मूल्यांकन करना, ज्ञान आधारित और भाषा आधारित का मूल्यांकन करना, यह क्या उसका उद्देश्य है। तो व्यवहारिक रूप में क्या होना चाहिए कि वह उद्देश्य परक होना चाहिए, उद्देश्य परक होना चाहिए। जैसे एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, दूसरा एग्जाम्पल और यहीं पे ले लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल मैं यहीं पे और ले लेता हूं, तो थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा, एक एग्जांपल मैंने प्रश्न पत्र का बताया। अब दूसरा जो है एग्जांपल मैं वही वाट एंड माप का ले लेता हूं। वाट एंड माप वही 500 ग्राम का वाट एंड माप। $500 ग्राम का ये वाट एंड माप है, 500 ग्राम का वाट एंड माप है। अब ये वाट एंड माप का क्या उद्देश्य है, ये वाट एंड माप का क्या उद्देश्य है कि एक समुचित और अच्छा रिजल्ट में 500 ग्राम का वजन देना, एक समुचित और अच्छा रिजल्ट के रूप में 500 ग्राम का वजन देना, ये क्या है इसका उद्देश्य है। 500 ग्राम का वजन देना, यानी वजन के रूप में यह बताना कि 500 ग्राम है, इसका क्या है, यह उद्देश्य। तो ऐसे क्या होना चाहिए, उद्देश्य परक होना चाहिए, यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो ये इसका उद्देश्य होना चाहिए। तो उद्देश्य के रूप में बना हुआ है। ऐसे यहाँ पे मैंने बताया था कि ये उद्देश्य क्या हो, क्लास फिफ्थ के लिए भाषा का ज्ञान करना और उसमें ज्ञान आधारित और भाषा आधारित दोनों का मूल्यांकन करना, ये उसका उद्देश्य। तो कोई भी प्रश्न पत्र व्यवहारिक रूप में क्या हो कि वह उद्देश्य परक हो, पर्पजीवनेस हो, क्या हो, पर्पजीवनेस हो। पहला मैंने बताया। चलिए दूसरी की बात कर लेते हैं, दूसरे की चर्चा करते हैं। जो इसका दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा करते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉस्ट। क्या, कॉस्ट। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की है कॉस्ट। चलिए मैं व्यवहारिक रूप में बात कर रहा हूं। कॉस्ट मतलब मूल्य, दाम। कॉस्ट मतलब मूल्य या दाम। चलो हम इसको यहीं पे लिख देते हैं, दाम, मूल्य या कॉस्ट। चलिए ये अभी इसकी चर्चा कर लेते हैं, सपोज करिए, मान लीजिए
मान लीजिए कि अभी तो मैंने ये टेस्ट बताया, ये टेस्ट जो है ये पांचवी क्लास के बच्चों के लिए टेस्ट बनाया है, और ये टेस्ट बोर्ड ले रहा है, और बोर्ड कहे कि भैया जो है इस टेस्ट को बनाने के में खर्चा जो है, इस टेस्ट को बनाने में खर्चा यहाँ पे 500 रुपया लगता है। पांचवी क्लास में कहे कि गवर्नमेंट कहे कि इस टेस्ट पेपर को बनाने में, इस टेस्ट की वैलिडिटी निकालने में, इस टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालने में, इस टेस्ट को सब कुछ करने में 500 रुपया खर्चा होता है, यानी कहे कि 500 रुपया खर्चा होता है, तो कहे अब यहाँ पे 500 रुपया इसका खर्चा हुआ। टेस्ट पेपर को बनाने के लिए 500 रुपए का खर्चा हुआ। टेस्ट पेपर को बनाने के लिए 500 रुपए का खर्चा हुआ। अब गवर्नमेंट को ये, चूंकि पांचवी में गवर्नमेंट ही लेगी या चाहे वहां का लोकल बॉडी ले, अगर ये वाला टेस्ट होगा तो गवर्नमेंट लेगी, ये वाला होगा तो एजुकेशन बोर्ड लेगी, जो वहां का बेसिक शिक्षा विभाग होगा बेसिक शिक्षा विभाग लेगा, और यहाँ पे कौन लेगा, यहाँ पे अगर होगा तो सीआरटी तो जो है वहां का लोकल बीआरसी लेगी, और ये जब होगा तो यहाँ का क्लास के टीचर लेंगे, यही तो होगा ना। अभी अगर इस प्रकार का टेस्ट है, ये वाला टेस्ट है तो क्लास के टीचर लेंगे, यह वाला होगा तो बीआरसी लेगी, और ये वाला होगा तो कौन लेगा, ये वाला जब होगा तो वहां के जो एजुकेशन बोर्ड है, जो बेसिक शिक्षा विभाग है, वहां से प्रश्न पत्र बन के आएगा। तो ये जो है इस तरह से लेने का काम यह होगा। अब यह होगा तो अब यहाँ कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र बनाया इसमें इन लोगों ने, तो प्रश्न पत्र बनाया, तो प्रश्न पत्र को बनाने का जो कॉस्ट है उसमें हमने सभी लोगों को बुलाया, सबको बुला करके उनसे प्रश्न पत्र बनाने को हमने पैसे दिए, रेम्यूनरेशन दिया तो 500 रुपए खर्चा हुआ। चलो 500 रुपया खर्चा हुआ तो 500 रुपये प्रश्न पत्र का आपको देना पड़ेगा, 500 रुपये प्रश्न पत्र का देना पड़ेगा, यानी एक प्रश्न पत्र बनाने में 500 रुपया खर्चा होता है, तो 500 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। 500 रुपये जमा करना पड़ेगा, तो 500 रुपये में आपका पेपर होगा ये पेपर। अब बताइए कि पांचवी क्लास के बच्चा 500 रुपया क्या अफोर्ड कर पाएगा? पांचवी क्लास का बच्चा 500 रुपये अफोर्ड कर पाएगा? एक विषय के लिए 500 रुपये का पेपर देना अफोर्ड कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। जैसे डिप्लोमा की बात करते हैं, डिप्लोमा की बात जो है वह 150 रुपये 150 रुपये 150 रुपये प्रति पेपर, जो पेपर बनता है वो प्रति पेपर का 150 रुपये प्रति प्रश्न पत्र का 150 रुपये भरना पड़ता है, 150 रुपये प्रति प्रश्न पत्र का भरना पड़ता है। अब 150 रुपये प्रति प्रश्न पत्र का भर सकते हो, क्यों भर सकते हो? क्योंकि इजी है, 150 रुपये बहुत ज्यादा भारी नहीं है। अब इसी 150 रुपये में सब कुछ होगा, इसी 150 रुपये में सब कुछ होगा। प्रश्न पत्र बनेगा, प्रश्न पत्र का मूल्यांकन होगा, प्रश्न पत्र का वहां तक, यहाँ से वहां तक, जहां पे सेंटर होगा वहां तक पहुंचाना, वहां से फिर वहां पहुंचाना, जितना भी सब कॉस्ट है उसका जो है वह जितना ले आने ले जाने का, ट्रेवलिंग का, उसका मूल्यांकन का, पेपर चेक करने का, सब कुछ आपके एक पेपर पे 150 रुपया दिया जा रहा है, 150 रुपया लिया जा रहा है। वो जो बॉडी एग्जामिनेशन बॉडी 150 रुपया ले रही है एक प्रश्न पत्र पर। तो ये क्या है? यह अफोर्डेबल है, इसको आप अफोर्ड कर सकते हो। अब यही पे यही कह दे कि भाई एक प्रश्न पत्र का हम 400 रुपया लेंगे, या एक प्रश्न पत्र का हम 500 रुपया लेंगे। अब 500 रुपया अगर आप कर रहे हो तो आप सोचिए कि एक एग्जाम में आप कितना दोगे? एक एग्जाम में आपको मतलब एक सेमेस्टर में 4 थियरी पेपर पढ़ने हैं, और वहीं जो है अगर एक प्रैक्टिकल होगा, मान लीजिए स्पीच का प्रैक्टिकल है या ऑडियो का प्रैक्टिकल है, तो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल भी इसमें जोड़ा जाता है। मान लीजिए एक प्रैक्टिकल हो गया तो कितने हो गए? 5 पेपर हो गए, एक 4 थियरी पेपर और एक प्रैक्टिकल पेपर, 5 पेपर हो गए। अब 5 में 500 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया? 2500 रुपया। अब 2500 रुपया तो जो है इसका खाली चार्ज हो गया, 2500 रुपया चार्ज हो गया। अभी 2500 रुपया किसी भी डिप्लोमा करने वाले बच्चे को एक सेमेस्टर का देना कितना भारी पड़ेगा? यानी एग्जामिनेशन कराने का 2500 रुपया दे, ऐसे कैंडिडेट से 2500 रुपया लेकर के करे तो कितना भारी पड़ेगा? तो ऐसे ही जो है ये ऐसे प्रश्न पत्र क्या होंगे? वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होंगे, या व्यवहारिक रूप से यह पैसा नहीं होगा, व्यवहारिक परिदृश्य में यह पैसा बराबर नहीं होगा। यही पैसा अगर इतना है, या जो 150 रुपये रखा गया था, 150 रुपये वो क्या है? वो व्यवहारिक है, यानी वह उसको हर कोई बच्चा, चाहे ग्रामीण बच्चा हो, चाहे शहरी बच्चा हो, चाहे कोई बच्चा हो, उसको वह अफोर्ड कर सकता है, उसको वह बियर कर सकता है, उसको वह ले सकता है, उसको ग्रहण कर सकता है। तो यह 150 रुपया, तब 150 रुपये क्या है? चलो आज की महंगाई में, आज के समय में 150 रुपया चलता है, 150 रुपया दे सकते हैं कि महंगाई इतना है, पेपर का खर्चा है, बनाने का खर्चा सबको लगेगा, तो 150 रुपये ठीक है, वो ठीक ठाक है, चलो हो जाएगा, दे देंगे। तो कैंडिडेट 150 रुपये दे देगा। यह क्या है? यह कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे मैंने कहा कि यहीं पे जब हमने एकेडमी शुरू करी हुई थी, तो एकेडमी में क्या हुआ कि हमने कहा कि जो है बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तो कुछ लोगों ने कहा कि इतना पैसा जो है वो ठीक नहीं होगा, तो उसको थोड़ा कम किया जाए। तो हमने उसे विचार किया। तो ऐसे क्या है, ऐसे बहुत सारी बातें। मान लीजिए कि एक और बात करते हैं हम यहाँ पे, जो हमारा कोविशील्ड की बात है, जो हमारा अभी कोरोना का जो टेस्ट कोविशील्ड है, उसका कोवैक्सीन का
जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन का चार्ज अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अगर कह दे कि गवर्नमेंट हम इसका एक वैक्सीन लगाने का जो है 1,000 रुपया चार्ज करेंगे, वैक्सीन लगाने का 1,000 रुपया चार्ज करेंगे, तो वैक्सीन लगाने का 1,000 रुपया चार्ज वह ग्रामीण वाले लोग कैसे करेंगे भाई, कैसे अफोर्ड करेंगे? कहीं के गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, या जाकर के आपको जो है प्राइवेट हॉस्पिटल मिलेगा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले को 1,000 रुपया तो इन्होंने लगाया है, गवर्नमेंट 1,000 रुपये में दे रही है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला है वो उसी में लगाने का खर्चा, उसी में जो है वो डिस्पोवेन का जो खर्चा है वो सारा खर्चा मिला करके उसमें 230 रुपये और जोड़ देगी, 300 रुपये और जोड़ देगी, यानी कहेगी कि इसमें हमारा और खर्चा लग रहा है, डॉक्टर को बुलाने का, नर्स को बैठाने का, ये सब का खर्चा लग रहा है, तो वो कहेगी हम 1,300 रुपये लेंगे। अब लोग 1,300 रुपये, अब 1,300 रुपये कहीं शॉर्टेज हुआ तो 1,300 रुपये की जगह पे 13,000 रुपये हो गया। वैक्सीन शॉर्टेज हुई तो 1,300 रुपये की जगह पे 13,000 हो गया। अब बताइए एक टेस्ट को लगवाने के लिए, एक वैक्सीन लगवाने के लिए 13,000 रुपये कौन देगा, 1,300 रुपये कौन देगा? यह टेस्ट क्या जो है वो दाम इफेक्टिव होगा? तो ऐसे ही यह मूल्यों के आधार पे भी उस टेस्ट को निर्धारित करना, जब वो टेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होगा दाम के आधार पे, तब तो उसे कहेंगे क्या, व्यवहारिक रूप, उसे कहेंगे व्यवहारिक रूप। चलिए एक हो गया, तो ये दाम के आधार पे। अगला चलते हैं, इजी टू एडमिनिस्टर। इजी टू एडमिनिस्टर यानी उसको आसानी से प्रशासनिक करना, प्रशासनित या प्रशासनित करना, आसानी से प्रशासनित करना। अब आसानी से प्रशासनित करने का मतलब क्या? आसानी से प्रशासनित करने का मतलब, जैसे अब ये टेस्ट आया, इस टेस्ट में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यह टेस्ट जो बना है, इस टेस्ट में इसके 3 भाग दिए हुए हैं, भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3। अब भाग नंबर 1 जो है, 2 जो है, 3 जो है, ये तीनों इस तरह से बनाए गए हैं कि एक दूसरे का रिलेशन ही नहीं हो रहा है। पहले समझने में ही नहीं आ रहा है कि समझ क्या कहना क्या चाह रहा है, किस तरह से कह रहा है, ये कहना ही नहीं चाह रहा है। तो जब जो व्यक्ति पढ़ नहीं पा रहा है उसका इवेल्युएट कैसे करेगा? जो पढ़ ही नहीं पा रहा है, इसको समझ ही नहीं पा रहा, उसको इवेल्युएट करेगा तो क्या करेगा? इसमें गलतियां ज्यादा होंगी। अगर इस पर ट्रेनिंग नहीं हुई रहेगी, प्रश्न पत्र को इवेल्युएट करने की, प्रश्न पत्र को समझाने की, प्रश्न पत्र को करने की अगर ट्रेनिंग नहीं हुई होगी तो क्या होगा? यह कठिन हो जाएगा, ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो कठिन हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति इसको प्रशासनिक नहीं कर पाएगा। प्रशासनिक मतलब क्या? हैंडलिंग करना, उसका रख रखाव करना, उसके बारे में बताना, लोगों को जागरूक करना, वह नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही जो प्रश्न पत्र है वह व्यवहारिक रूप में क्या हो? आसान हो बिल्कुल, चाहे हम करें, चाहे जो जानने वाला व्यक्ति, जो स्पेशलिस्ट है, चाहे वो करे, चाहे कोई भी ऐरा गैरा कोई व्यक्ति कर ले, गांव का व्यक्ति, जो व्यक्ति भैंस चराने वाला है वो भी व्यक्ति इसको कर ले, आसानी से कर ले। यानी इस तरह से बिल्कुल इजी हो कि कोई भी कर सकता है, उसको खाली क्लिक करे, सारी बातें कहता जाएगा, करता जाएगा, हो गया, सारा हो गया। तो ऐसी इजी टू एडमिनिस्टर यानी आसानी से प्रशासनिक करने वाला भी हो, ये भी क्या कहलाता है? व्यवहारिक रूप में कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। तो व्यवहारिक रूप में यह होना चाहिए। व्यवहारिक समझ गए आप कि यानी इसको से कभी भी कोई भी खोल सके, कोई भी बंद कर सके, कोई भी इसको पढ़ सके, कोई भी इसको इवेल्युएट कर सके, कोई भी कर सके। जरूरी नहीं कि स्पेशलिस्ट ही कोई करे, या कोई भी कर सके, इस तरह से बनाया जाना चाहिए। अगली बात है कि टाइम कितना? इसका टाइम, समय कह दिया कि ये प्रश्न पत्र 3 घंटे में होगा। 3 घंटे बताओ, वही 3 घंटे कैसे कोई बैठेगा? एक 5वीं का बच्चा 3 घंटे कैसे बैठ करके लिखेगा? और वही जो है 3 घंटे की जगह 4 घंटे लगेगा, या वही कह दे कि आधा घंटा, 3 घंटे की जगह पे आधे घंटे कर दिया। भाई एक प्रश्न पत्र आधे घंटे, 5 मिनट तो पढ़ने में लगेगा, 5 मिनट तो पढ़ने में लगेगा। पढ़ने के बाद उसको जब सॉल्व करेगा तो करेगा कब? आधे घंटे में कैसे पूरा होगा? यानी जो समय है वह बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। प्रश्न के आकार के, प्रश्न के प्रकार के, प्रश्न के आकार के, प्रश्न के प्रकार के, प्रश्न की कॉम्प्लिकेसी के आधार पे, प्रश्न का जो आकार है, प्रश्न का जो प्रकार है, और प्रश्न की कॉम्प्लिकेसिटी कैसी है, यानी कॉम्प्लिकेटेड कैसा है, उसके आधार पे उसका समय निर्धारित किया जाना चाहिए। यानी समय क्या? समय ना तो कम हो, ना तो समय ज्यादा हो, समय एवरेज हो। इसके आधार पे, उसके आधार पे प्रश्न हो। कौन बजाता है? चलिए, तो इस तरह से क्या है, यह समय के आधार पे भी यह होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। मतलब अगला जो है, अगली बात लेते हैं इसमें। अगला क्या बात है? इजी टू इंटरप्रिटेशन यानी अनुवाद करने का, आसानी से अनुवाद करने वाला हो, आसानी से अनुवाद कर सकने वाला हो। यानी वह क्या है? वह उसकी जो भाषा उसमें लिखी गई है, भाषा जो लिखी गई है, वो भाषा, इस प्रश्न पत्र में जो भाषा यूज करी गई है,
भाषा ऐसी नहीं जो बिल्कुल हाई फाई है, अमेरिका से कोई आकर के उसको बनाया हुआ है, अमेरिका से कोई आकर के उसको बनाया हुआ है, या लंदन से कोई आकर के बनाया हुआ है, तो अमेरिका से लंदन से आकर के बनाएगा तो क्या यहाँ वाले समझ पाएंगे उसको? ऐसे नहीं, या क्या हो, यानी यहाँ पे जो भाषा है यहाँ के लोकल के हिसाब से, जो लोग लोकल है उसके हिसाब से बनाई जानी चाहिए। यानी वहां पे मान लीजिए कि एक एक हम यहाँ गुजरात में हैं, गुजरात में है तो गुजरात में अगर गुजरात की भाषा हो, गुजरात के लोग अगर उसको प्रयोग करने वाले हैं तो क्या हो, अगर इंग्लिश में जो सारा मतलब अगर बात करें तो इंग्लिश का पेपर अगर इंग्लिश में बना हुआ है, अगर इंग्लिश में ये पत्र बना हुआ है इंग्लिश में तो हो, ठीक है, इंग्लिश में हो, क्योंकि इंग्लिश सब जगह जानने वाला है, तो खाली भारत में इसको और भी फैलाना होगा तो इंग्लिश में बना दिया, चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश में बना दिया। अब बना दिया तो इस इंग्लिश में जहां जहां जो जाया जाने वाला है, जहां जहां ये जाने वाला उस जगह पे वहां पे उसका भाव भी होना चाहिए। जैसे गुजरात में है उसकी गुजराती भी प्रिंट होनी चाहिए, गुजराती में भी दिखाना चाहिए। नहीं अगर भारत में है तो भारत में इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों हो, इंग्लिश प्लस हिंदी, जब वो पेपर बने, प्रश्न पत्र बने तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों हो। प्लस साथ साथ में ये कहा जाना चाहिए कि जहां जहां ये पेपर जाए वहां के लोग, चाहे वो गुजराती में हो, चाहे बंगाली में हो, चाहे वह तमिल में हो, चाहे तेलुगु में हो, सभी जगह पे उसी उसके हिसाब से जो इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, वहां पे बना सकते हैं। तो बना सकते हैं, अगर उसकी भाषा में होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, उस प्रश्न पत्र को आसानी से उसको समझ पाएगा, पढ़ पाएगा, उसका जवाब आसानी से दे पाएगा। वही अंग्रेजी में होगा तो आधी बात तो समझ ही नहीं पाया तो जवाब क्या देगा, जब वो प्रश्न को ही नहीं समझ पाया, प्रश्न का अनुवाद ही नहीं कर पाया तो जवाब क्या देगा। वैसे ही उसको इंटरप्रेट करने में भी आसानी हो, यानी जो प्रश्न पत्र है व्यवहारिक रूप में क्या हो, वह आसानी से इंटरप्रेट करने वाला हो, उसको समझ सकने वाला हो, यानी समझने में वह योग्य हो। तो ऐसे एक चीज ये भी है कि वह आसानी से समझने योग्य हो। और क्या, जब वो पढ़ा गया, जब वो इसका हो गया, आसानी से स्कोर करने वाला, स्कोरिंग करने के लिए, यानी उसका अंक प्रदान करने के लिए, अंक प्रदान करने में, अंक प्रदान करने में आसान हो। अब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, हमारी मम्मी है, हमारे पापा हैं, हमारे मम्मी पापा उतना पढ़े लिखे नहीं है, या पढ़े लिखे हैं तो इस फील्ड में उतना पढ़े लिखे नहीं है, या कोई और है जो बिल्कुल पढ़ा नहीं है, तो वो जो पढ़ा नहीं है वो भी, जो बहुत पढ़ा लिखा हुआ वो भी, जो एवरेज लेवल का पढ़ा हुआ वो भी अगर इस प्रश्न पत्र को देखे तो प्रश्न पत्र को देखने के बाद उसका स्कोर कर सके, यानी वो स्कोर कर सके। या अगर पब्लिक में चला गया, पब्लिक में चला गया तो उसको स्कोर करने वाला हो। या फिर पढ़ा वाला व्यक्ति भी कभी कभी उसको, उसके मन में इस तरह से, मतलब ये पेपर इस तरह से बना दिया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको आसानी से स्कोर नहीं कर पाता, उसको गलत करके आ जाता है। तो गलत करके आया था तो गलत करने की संभावना बहुत कम हो, गलत करने वाली संभावना जो है वह बिल्कुल कम हो। बिल्कुल कम कितनी हो, यानी इन सब में जो गलत करने की संभावना है, चाहे कोई भी हो, कहीं भी वो भेज दिया जाए, भारत के किसी भी कोने में भेज दिया जाए, तो वहां पे गलती गलती कितनी हो, गलती 0.001 की हो, 0.001 की हो। 0.001 मतलब क्या कि 1000 लोगों में, 1000 लोगों में बस मात्र एक लोग गलत कर रहे हैं, 1000 लोगों में बस मात्र एक लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। यानी 0.001 के रूप में इसका एरर होना चाहिए, गलती होनी चाहिए, तो यह अंक प्रदान करने में भी आसान हो। ये इसलिए ये सारी चीजें जो है क्या होती हैं, ये सारी चीजें व्यवहारिक रूप में होती हैं। व्यवहारिक रूप में हर कोई व्यक्ति उसको व्यवहारिक रूप में कर सके, यानी उसका पैसा उसको खरीद सके, उसको आसानी से एडमिनिस्टर कर सके, उसको आसानी से वह समय मर्यादित हो कि समय में वह पूरा हो सके, समय में पूरा हो सके और आसानी से उसका अनुवाद किया जा सके तथा आसानी से उसको अंक प्रदान किया जा सके। तो यह व्यवहार के रूप में, व्यवहार के रूप में मतलब क्या कि चाहे हम हो चाहे कोई हो उसको आसानी से कर सके, प्रैक्टिकली, जो कहते हैं प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकल रूप में यह जो है इस तरह से देखा जाना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं टेक्निकल रूप में। टेक्निकल क्या है, टेक्निकल कौन करता है, टेक्निकल में वह हर कोई नहीं समझ पाता है, टेक्निकल में हर कोई नहीं समझ पाता है कि जैसे कह दिया गया कि खांसी आई, जुकाम आया, बुखार है, तो खांसी आई, जुकाम आया, बुखार आया, तो हम तो प्रैक्टिकली रूप में कह देंगे कि इसने ठंडा पानी पिया होगा और ये जो है ठंडे जगह पे रहा होगा, फिर गर्म में गया होगा तो ठंडे और गर्म से इसको सर्दी हो गई, उसको बुखार हो गया, इसको जो है जुकाम हो गया होगा। अब ये हम जानते हैं, हमें पता हुआ। अब उसमें भी उसके लक्षण क्या है, वो लक्षण, ये सर्दी जुकाम हुआ कैसे, क्या क्या लक्षण है, उस लक्षणों में क्या हो सकता है, वो हमको पता नहीं है, क्योंकि हम उसके निष्णांत नहीं है, हम उसके विशेषज्ञ नहीं है, तो हमको पता नहीं होगा कि ये अगर व्यक्ति को सर्दी हुआ, व्यक्ति को जुकाम हुआ, व्यक्ति को कितनी बार छींक आई और वो छींक कैसे आई और उस छींक में आने का कारण क्या था, उसको जो सर्दी है, उसको जो बुखार है, वह किस लेवल का है, यह चीज कौन जानेगा, ये जो वहां का डॉक्टर होगा, यानी उसमें जो डॉक्टर फिजिशियन होगा, वो फिजिशियन जान पाएगा कि आपको इतने समय में इतनी बार छींक आई, आपको इतना बुखार की इतनी सीवियरिटी थी, आपके बुखार का इतना रेशियो था, तो आपको ये चीज हो सकती है, आपको टाइफाइड हो सकता है, आपको मलेरिया हो सकता है, आपको कोरोना हो सकता है, आपको निमोनिया हो सकती है, आपको ये हो सकता है। अब ये बात कहना कि टाइफाइड कहना, कोरोना कहना, निमोनिया कहना,
और उसको मलेरिया कहना, ये सब लक्षण है। ये लक्षण कौन जान पाएगा? ये लक्षण डॉक्टर जान पाएगा। तो डॉक्टर कौन है? डॉक्टर उसके टेक्निकल पॉइंट को पकड़ने वाला है, तकनीकी पॉइंट को पकड़ने वाला है, और तकनीकी चीज को वही पकड़ सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया, दूसरा एग्जांपल बता देते हैं। जैसे आपके पास फोन है, आप सभी लोग फोन यूज करते हो, और उस फोन में कोई ऐसे ऑपरेशंस हैं, ऐसे कोई ऑपरेशंस हैं जो ऑपरेशंस आपको वो फोन में दिए हुए, बट आपको नहीं पता है, फोन में दिए हुए आपको नहीं पता है कि ये चीज बिगड़ी हुई तो इसका कैसे इसका हो जाएगा, या हम ये चीज अपने में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, या इस चीज को कैसे व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये चीज आपको नहीं पता है, तो क्या करोगे आप? जो फोन में बहुत ज्यादा जानता हुआ तो आप उसके पास जाएंगे, बोलेंगे कि भाई आप ये फोन में जानते हो, जरा ये एप्लीकेशन क्या होगा और इसका यूज कैसे होगा, इसको कैसे देख सकते हैं, इसको कैसे हटा सकते हैं, इसको कैसे हाइड कर सकते हैं, इसको कैसे क्या कर सकते हैं। ये चीज जानने के लिए आप उसके पास जाते हो। क्यों? क्योंकि वो उसका टेक्निकल चीज जानता है, तो वो उसको आपको बता सकता है। तो ऐसे होता है प्रश्न पत्रों का टेक्निकल स्वरूप, जो उसकी बारीकी को, जिससे कि उसका स्वरूप अच्छा बनता है, जिससे वह बहुत अच्छा लुकआउट दिखता है, उसका लुक जो है वो बहुत अच्छा दिखता है, और उसी रूप में वह जाना जाता है। मैंने आपको कहा कि एक बटखरा ये है, और एक बटखरा ये है, यानी एक वाटर माप ये है और एक वाटर माप ये है। आप कहते हो कि ये बराबर नहीं है, ये बराबर है। क्यों बराबर है भाई? ये क्यों बराबर है? ये इसलिए बराबर है कि यह इस पे भी खरा उतरता है और इस पे भी खरा उतरता है, यह इस पे भी खरा उतरता है और इस पे भी खरा उतरता है। यह किसी पर खरा नहीं उतरता है, इसलिए यह जो है वैलिड है, यह वैलिड नहीं है, यह वैलिड है और यह वैलिड नहीं है। तो आइए जानते हैं कि यह इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखा जा सकता है, इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से तकनीकी रूप में क्या देखा जा सकता है। आइए उसकी बात करते हैं। अभी तक तुमने ये प्रैक्टिकल रूप में जाना, चलिए बात करते हैं आगे। तकनीकी रूप में क्या हो सकता है वो जानते हैं। तकनीकी रूप में सबसे पहली बात तो है वो वैलिड हो। क्या है? वैलिड हो। तकनीकी रूप में बात कर सकते हैं तो सबसे पहला क्या हो? वैलिड हो, वैध, उसकी वैधता हो, उसकी क्या हो? वैधता हो। वह जो है वह जो ये पेपर है, प्रश्न पत्र है, उसकी वैधता हो। वैधता ऐसी नहीं बनती है, वैधता ऐसे नहीं आती है। अब मान लीजिए हम एक बात करें, मैं एक बात करूं कि अगर मैं क्या है, मुझे एक मैं हूं, मैं कोई बात कहने वाला हूं, मैं यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट मैं दूं, कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव होकर के एक स्टेटमेंट मैं दूं, और एक स्टेटमेंट हमारे यहाँ का कोई शिक्षक दे, यानी एक स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट है, मैंने एक स्टेटमेंट दिया और दूसरा कोई एक शिक्षक ने दिया, वैलिड किसका होगा? स्टेटमेंट किसका वैलिड होगा माना जाएगा? वैलिड। आप किसको ज्यादा तवज्जो किसको दोगे? तवज्जो आप मुझे दोगे। क्यों दोगे? कि मैं जो है एज अ प्रिंसिपल मैं यह कह सकता हूं कि यह चीज होनी चाहिए या यह चीज नहीं होनी चाहिए, आप मुझे ज्यादा क्रेडिट देंगे। वहीं अगर मेरे ऊपर का कोई है, मेरे ऊपर का है, तो आप मेरे ऊपर के, चाहे वो मेरे ट्रस्टी हो, चाहे मेरे चेयरमैन हो, चाहे मेरे सेक्रेटरी हो, तो आप उनको ज्यादा तवज्जो दोगे। आप मेरे प्रेसिडेंट हो, आप प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट को ज्यादा तवज्जो देंगे, मेरे अकॉर्डिंग आप इनको ज्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि इनके स्टेटमेंट की वैलिडिटी ज्यादा है, उनसे कम स्टेटमेंट की वैलिडिटी मेरी है, और उनसे कम स्टेटमेंट की वैलिडिटी मेरे शिक्षकों की, और उससे कम जो है वह वैलिडिटी आपके क्लास के सीआर की है, और उससे कम वैलिडिटी किसकी होगी? आपके क्लास के लोगों के, ग्रुप के लोगों की। आप जिस ग्रुप में हो उसमें कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसकी कोई भी इंडिविजुअल है, तो उस इंडिविजुअल की वैलिडिटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसके पास उतना स्कोप नहीं है, उसको इतनी अथॉरिटी नहीं दी गई है, और वो इतने सारे मानकों पर खरा नहीं उतरा है, उससे थोड़ा सा ज्यादा यह खरा उतरा है, क्योंकि इसको एक चार्ज दिया गया है, ये खरा उतरा हुआ होगा, कहीं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से खरा उतरा हुआ तो इसको दिया गया है। वहीं ये उससे थोड़ा सा ज्यादा इसको दिया गया है, उससे कहीं ज्यादा इसको दिया गया है। तो ये वाला जो व्यक्ति है, ये वाले व्यक्ति का वैलिडिटी ज्यादा है, उससे ज्यादा वैलिडिटी इसकी है। तो वैसे ही यह क्या है? वैलिडिटी कैसे ली जाती है, वैलिडिटी कैसे होती है? तो एक नहीं वह कई सारे मानकों पर जब खरा उतरता है, और कई सारे लोग उसको कहते हैं कि हाँ ओके 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 ओके, तो वह क्या होता है? वैलिड होता है। वैलिड पॉजिटिव रूप में वह वैलिड माना जाता है। तो ऐसे ही उसकी वैधता हो। जैसे अभी कहा गया कि जो है ये आपका सीटेट जो है पहले तो 5 साल के लिए था,
फिर 7 साल के लिए हो गया, अब कह दिया कि जो लाइफ टाइम हो गया, इसकी वैधता क्या हो गई, लाइफ टाइम हो गई। यानी क्यों कहा गया, क्योंकि लोगों ने किया हुआ है, तो कई बार को 2 बार क्यों पूछना, 3 बार क्यों पूछना, तो अगर वो उसी को देना चाहते हैं तो उनके लिए ओके है, वो चाहे लाइफ टाइम हो कभी भी कर सकते हैं, वो माना जाएगा। तो इसकी क्या कर दी गई, वैधता बढ़ा दी गई, पहली बात। दूसरी बात आप देखते हैं कि आप कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई भी पिल्स लेते हैं, वो उस पिल्स पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है, उसकी वैधता ये इतने समय तक के लिए वैलिड है, ये इतने समय के लिए वैलिड है, क्योंकि वो खाने वाली चीज खराब हो सकती है, खुलेगी तो खराब होगी, तो उसकी वैधता ये बताई जाती है। वैसे ही इस प्रश्न पत्र की, जो प्रश्न पत्र है या जो टेस्ट है, उस टेस्ट की वैधता कितनी है, उस टेस्ट की वैधता कितनी है, वह कितने समय तक चलेगा, या वह कितना वह मान्य है, वह भी जाना जाता है। तो वैधता के आधार पर यह जो है जाना जाता है। वैधता आसानी से नहीं निकलती है, उसके लिए कई सारे लेयर्स उसको गुजारने पड़ते हैं, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, छठवां लेयर, कई सारे लेयर्स उसको गुजारने पड़ते हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, जब इतने सारे लेयरों पे पहुंच जाता है तब जाकर के वह टेस्ट क्या माना जाता है, वह टेस्ट वैध माना जाता है। जब कोई टेस्ट वैध होता है तो वह क्या होता है, वह रिलायबल भी होता है, विश्वसनीय भी होता है, वो विश्वसनीय होता है। अब वैध और विश्वसनीय में थोड़ा सा फर्क है, चलिए वैधता लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ टेस्ट जो है वो एक कोवैक्सीन है, एक कोविशील्ड है, कोविशील्ड और एक स्पुतनिक। मैं यहीं पे भी हाल में चल रहा है तो आप लोग जानते हो, तो मैं बस आपको बताता हूँ। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और जो है ये स्पुतनिक। अब इसमें से यह अपने यहाँ यह 2 है, अब इसमें से जो है यह कोवैक्सीन की वैधता ज्यादा है, कोविशील्ड की वैधता थोड़ी कम है, वहीं स्पुतनिक की वैधता सबसे ज्यादा है। स्पुतनिक विश्वसनीय, वैध तो हो गया, वैध सारे हैं, ये भी वैध है, ये भी वैध है, ये भी है, वैलिड ये भी है, ये भी वैलिड, इसीलिए तो उसको जो है उसको पेटेंट करवाया गया, ये पेटेंट है, ये भी पेटेंट, ये कोरोना को मार सकता है, कोरोना को खत्म कर सकता है, कोरोना अगर इसको लगा दे तो कोरोना नहीं होगा, या होगा तो बहुत कम होगा, माइल्ड होगा। तो ये चीज, ये भी वैलिड, ये भी है, बट इसमें विश्वसनीय सबसे ज्यादा कौन है, स्पुतनिक सबसे ज्यादा वैलिड है। क्यों, ये विश्वसनीय क्यों ज्यादा है, इसमें इसका जो रीजन है यह कहता है कि यहाँ पे 95% रिजल्ट यह देता है। तो कितना देता है, ये 95% रिजल्ट देता है, यह जो है 80% समथिंग रिजल्ट देता है। अब मैं अभी खाली अप्रोक्स बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, बट इतना तो मैं आपको बता रहा हूँ। और यह जो कोविशील्ड जो है 70% देता है, कोविशील्ड 70% देता है, और जो कोवैक्सीन है वह 85 और 90% देता है, 90% रिजल्ट देता है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये 95 है, ये 90 और ये 70 है, तो सबसे कम मतलब विश्वसनीयता में कौन है कम, ये है जो कोविशील्ड है, इसकी विश्वसनीयता थोड़ी कम है, इन बाकी की विश्वसनीयता ज्यादा है। विश्वसनीयता क्यों है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट आए हैं इसमें से 30 लोग, अगर 100 लोगों पर करा गया तो 30 लोगों पर थोड़े असर दिखे, इसलिए ये थोड़ा कम दिखा है। इसमें से 100 लोगों पर प्रयोग किया गया है तो खाली 5 लोगों पर असर दिखे हैं, और यहाँ पे 100 लोगों पर प्रयोग किया गया है तो 10 लोगों पर असर दिखा है। यानी यह इसकी विश्वसनीयता 90% है, 95% है, 70%। तो इसीलिए यह क्या होता है, कोई भी टेस्ट वैलिड और विश्वसनीय होना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखते हैं। चलिए, वैलिड हो गया, विश्वसनीय हो गया, आगे चलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूं, और आपको इतनी सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद रहे, आपको पता रहे कि ये किस रूप में होता है, आपको ये सारी बातें पता रहे। चलिए आगे चलते हैं। तो हो गया क्या, वैधता, विश्वसनीयता और ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या, कि वह कहे कि सही है या वह कहे कि गलत है, वह कहे कि मतलब वस्तुपरकता मतलब क्या, वस्तुपरकता मतलब क्या, कि वह कहे कि क्या है, वह यह कहे कि यह यस है या यह नो है, या उसी बात को, जो बात कह रहा है, यह तकनीकी को कहे कि यह सही है, तकनीकी को कहे या तो सही है या तो गलत है, इसके अलावा कोई दूसरा स्टेटमेंट इसके पास है ही नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा स्टेटमेंट है ही नहीं। तकनीकी रूप से या तो यह कहेगा कि यह सही है, या तकनीकी रूप से कहेगा कि यह गलत है, इसके अलावा कोई इसके पास नहीं है, इसके अलावा कोई नहीं है ऑप्शन। ये नहीं कहेगा कि ये इतना है या इतना कम है, ये इसमें नहीं है, ये ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो सही हो या तो गलत हो, या तो यस हो या तो नो हो, यही हो सकता है। उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट उसका या तो 100% होगा या तो उसका 0% होगा।
या तो उसका रिजल्ट 100% होगा या तो इसका रिजल्ट 0% होगा, बीच में उसके आने की कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए क्या हो, यह हमेशा जो टेक्निकल क्राइटेरिया पे वो हमेशा क्या हो, वस्तुपरकता हो, वह ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिविटी उसकी हो। तो ये भी इसके ध्यान में रखी जाती है। और क्या रखा जाता है, और ध्यान में रखा जाता है, ये हो गया मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिविटी, साथ में यह इसके अंदर और ध्यान रखा जाता है कि यह क्या हो, मानक आधारित हो। क्या हो, मानक आधारित हो, मानक आधारित, मानक आधारित। जैसे स्पेशल एजुकेशन में जानते हैं आप, जो लोग पढ़ करके जाते हैं, जो लोग स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा बीएड करके जाते हैं, तो उनको रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से उनको रजिस्टर कराना पड़ता है। रजिस्टर कराने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको सीआरआर नंबर लेना पड़ता है। उनको सीआरआर नंबर लेना पड़ता है। सीआरआर नंबर का मतलब होता है कि सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर नंबर, सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर नंबर, केंद्रीय रजिस्टर क्रमांक, केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर क्रमांक, केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर क्रमांक जो है उनको लेना पड़ता है। तो केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर क्रमांक जो क्रमांक है वह किसको मिलेगा, ये किसको मिलेगा, जो लोग इससे सर्टिफाइड कोर्स को किए रहेंगे, जो लोग इससे सर्टिफाइड कोर्स को किए रहेंगे और उसके सारे मानकों पर खरे उतरे रहेंगे, उसके सारे मानकों पर, किसके, आरसीआई के सारे मानकों पर खरे उतरे रहेंगे, उसी को क्या है, उसी को यह सर्टिफिकेट देगा, उसी को नंबर देगा, उसी को यह नंबर देगा। आप कहो पढ़े नहीं हो, आप बोल दो, अप्लाई कर दो कि हमको सर्टिफिकेट, हमको नंबर दे दो, आपको नहीं देगा, आपको रिजेक्ट करके हटा देगा। जाओ ये आप पहले कोर्स करके आओ, पहले कोर्स करके आओ, और कोर्स भी करके आओ, वहां से सिर्फ का करवा के लाओ, कि अपने पहले डिग्री सर्टिफिकेट दिखाओ, डिग्री सर्टिफिकेट दिखाने के बाद जो है वहां से अपने सेंटर जाकर ऑथेंटिकेशन लेटर लेके आओ। जब सारा कुछ लेके आओगे तब हम आपको ये देंगे, नहीं तो पहले जाकर के पूरा कंप्लीट करके आओ। यानी क्या है, उसके मानक है, उसके मानक जितने भी मानक होंगे, 1 मानक, 2 मानक, 3 मानक, 4 मानक, 5 मानक, अगर इन मानकों पर आप खरे नहीं उतरे, जब तक आप इन मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे तब तक आपको यह नंबर नहीं देगा। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। वैसे ही जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा था, मैंने कहा कि उसको मानक भाषा क्यों दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जो मानक भाषा बनाने के लिए उसके क्या होते हैं, उसके मानक होते हैं, वो मानक पूरा करना, इसके पास इतना शब्दकोश होना चाहिए, इसके पास इतने लिटरेचर होने चाहिए, इसके पास इतने साहित्य होने चाहिए, इसको जानने वाले मानने वाले लोग इतने होने चाहिए, वो जो उसके मानक है इतने, वो उतने को पूरा करे। जब वो पूरा कर लेगा तब उसको क्या होगा, वो उसको वह नंबर मिलेगा। एक एग्जांपल मैंने आपको ये बताया, दूसरा एग्जांपल मैंने भाषा का बताया, तीसरा एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूँ। ये मैं वाट एंड माप की बात बताता हूँ, वाट एंड माप की। अब यहाँ पे इसको आईएसओ मार्का मिल गया, इसको आईएसओ मार्का मिला, इसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई, क्योंकि यह उसके सारे मानकों पर खरा उतरा है, यह उसके सारे मानकों पर खरा उतर रहा है, इसलिए इसको मानक मिला है, इसको मानक नहीं मिला है। यह कहे कि हमको भी मानक दे दो, हम भी तो उतना ही, हम भी तो 500 ग्राम है, यह कहे कि हम भी तो 500 ग्राम ही है तो हमको दे दो, बोलेगा नहीं भाई 500 ग्राम हो बने हो, देखो यार लोखंड का, तुम तो पत्थर के हो। पहली बात, यह तो लोखंड का और तुम तो पत्थर को, इसका आकार देखो कैसा और तुम्हारा आकार कैसा है, तो तुम्हारा आकार ऐसा, तुम भी इतना आकार लेके आओ और तुम भी इतने ही मानक पर बन जाओ, तुमको भी दे देंगे सर्टिफिकेट। तो ऐसे यह क्या हो, मानक आधारित हो या स्टैंडर्डाइज हो। क्या कोई भी टेस्ट क्या होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, मानक आधारित होता है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सारी बातें जब पूरा करेगा तो टेक्निकल होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है कैटेगरी में नहीं आ पाते। कोई कह दे कि हमको प्रोफेसर बनना है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना आसान है क्या, हलवा गलवा है कि जाकर के बन जाओगे, ऐसे नहीं होता है। मतलब कि कोई जाकर के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाता है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए उसकी क्राइटेरिया होती है, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्राइटेरिया होती है। तो क्राइटेरिया पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्राइटेरिया पूरा करने के लिए उसको जो है वह पीएचडी करनी पड़ती है, उसको नेट क्वालिफाई करना पड़ता है, उसको सेट क्वालिफाई करना पड़ता है, उसको उसके पास रिसर्च के पेपर इतने होने चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, तब जाकर के वह यूनिवर्सिटी में जा पाएगा, तब जाकर के वहां के उनके स्केल 1 लाख 1.5 लाख रुपए की सैलरी पा पाएगा, तब जाकर के पा पाएगा। ऐसे हर किसी के पास की बात नहीं है। अब कोई कह दे कि चलो हम गवर्नमेंट की टीचर बन जाएंगे, हर कोई कह दे कि हम गवर्नमेंट के टीचर बन जाएंगे, उसको आता जाता कुछ नहीं है, वो जो है गवर्नमेंट का टीचर बन जाएगा, इतना आसान नहीं है। उसके मानक है, मानक जब पूरा करोगे तब तो होगा, तब आप आ पाओगे। यानी मानक क्या है कि मानक आपको 12वीं में इतने परसेंट, अगर आपको 3rd ग्रेड में हो तो 12वीं में इतने परसेंट होने चाहिए, आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, आपके पास जो है चाहे वह डिप्लोमा का कोई भी कोर्स हो, चाहे वह मतलब आपका डीएड हो, चाहे वह डीएलएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे बीएसटीसी हो, वैसा कोई कोर्स आपके पास होना चाहिए, तब जाकर के आप क्या इतने सारे मानक जब पूरा करोगे तब जाकर के आप अध्यापक बन पाओगे। तो ये क्या है, ऐसे ही कोई भी टेस्ट होता है तो उसके मानक होते हैं, उस मानकों के आधार पे क्या है वह खरा खुलता है, तब जाकर के उसकी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को पूरा करता है। चलिए इतने सारे मैं एग्जांपल आपको दिया हूं कि आपको एक एक चीज बाकायदा याद हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी बात, डिस्क्रिमिनेशन करने वाला हो, कोई भी टेस्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करने वाला हो, क्या हो,
मतलब विभेदीकरण भी उसके अंदर में हो, वो विभेद कर सके। विभेद कैसा कर सके, चलिए मैं बताता हूं, उसके ऊपर भी बताता हूं। विभेदीकरण, विभेदीकरण मतलब क्या? विभेदीकरण मतलब क्या? आप कहते हो ना कि जैसे हम गए थे, हम तो भाई गए थे और गए थे एग्जाम देने के लिए, ये एग्जाम देने गए थे, 150 प्रश्न थे उसमें, कुल 150 प्रश्न थे। अब इस 150 प्रश्न में 10 प्रश्न तो ऐसे थे कि भाई हमने तो देखा ही नहीं था। बाप रे बाप, हमने कभी देखा ही नहीं था। साइकोलॉजी तो हमने मर मर के सारा कुछ पढ़ लिया था। उसमें से साइकोलॉजी में भी 2 प्रश्न तो ऐसा आया था कि हमारे तो होश ही उड़ गए। बाप रे, कहां से आ गया था ये प्रश्न? यानी ये 2 प्रश्न क्या है? ये 2 प्रश्न बिल्कुल टफेस्ट। कैसे है? बिल्कुल टफेस्ट है। टफेस्ट मतलब क्या कि उसका आंसर देने के लिए आपको यही नहीं चाहिए, आपको यही नहीं चाहिए, पूरा का पूरा प्रोसेस चाहिए, पूरा का पूरा प्रोसेस चाहिए कि आप उसको ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी, चारों दिशाओं से जब आप सोचेंगे तब इसका जवाब आप दे पाएंगे। वो जवाब देने के लिए आपको चारों दिशाओं से सोचना पड़ेगा, चारों एंगल से, कॉग्निशन नहीं मेटा कॉग्निशन लगाना पड़ेगा, तब आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो एक तो ये मेटा कॉग्निशन लगाने वाले की भी बात इसमें पता हो पाती है कि मेटा कॉग्निशन कौन कर पाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं, कोई कहता है कि हम तो 145 नंबर लेके आए थे, हम तो 145 नंबर लेके आए थे। तो 145 नंबर जो लेके आए, इसे तुक्का मार करके 145 नहीं लेके आया होगा, वो तुक्का मार करके 145 नंबर नहीं लेके आया होगा, उसने बाकायदा पढ़ा होगा, उसने बाकायदा पढ़ा होगा, उसने एक एक चीज को बारीकी से समझा होगा, तब जाकर के 145 नंबर। वही समय उसके लिए भी, वही प्रश्न पत्र उसके लिए भी और आपके लिए भी है। आप जो है फेल होकर के आ गए और वो जो 145 नंबर लेके आ गया, या वह फेल होकर के आप 145 नंबर लेके आ गए, वह फेल होकर के आ गया, आप 145 नंबर लेके आ गए, यानी इसका मतलब क्या है कि आपने उतनी तैयारी करी, आपने वो टफेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखा और जो फेल हो गया वह भी देखा गया। यानी यह क्या है, हमेशा इस एंगल से होता है, इस एंगल से। इस एंगल से मतलब क्या, उसमें वह मैंने आपको बताया हुआ था कि 40%, 40%, 20% और 40%, इस तरह से जो है बनता है पेपर। यानी 40%, 20% और 40% ऐसे। तो इसमें से ये जो 40% या 40% कुछ इस तरह से होगा, इसमें 40 में भी ये 2-4 हार्ड ऐसे होंगे, 2-4 हार्ड होंगे कि जो बहुत ही कुछ लोग कर पाएंगे, जो बहुत ही कुछ लोग कर पाएंगे, जो बहुत ज्यादा बारीकी से पढ़ा होगा वही। यानी हार्डेस्ट पॉइंट को भी विभेद कर सके, जो एवरेज का है उसको भी विभेद कर सके, और जो बिल्कुल हाँ मतलब कोई ना हो वो भी जवाब दे सके। जैसे केबीसी में क्या होता है, कौन बनेगा करोड़पति में क्या होता है, सबसे पहला प्रश्न तो कोई अदना है, कोई कभी कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, खाली वो जानता हो, समाज में रहता, वो भी जवाब दे देगा, वो भी जवाब दे देगा। अगर ऐसा पूछ दिया, बिल्कुल एकदम सटीक सा प्रश्न पूछ दिया, भारत के प्रधानमंत्री अभी कौन है, हाल में प्रधानमंत्री कौन है, वो पूछ दिया, तो अब ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जिसको पता नहीं होगा भारत के प्रधानमंत्री कौन है। ऐसा ही कोई होगा जो मतलब दुनिया में रहता ही नहीं होगा, वो बिल्कुल अंदर रहता होगा, भूसा में रहता होगा, उसको पता होगा, उसको भी नहीं पता होगा मतलब भारत के प्रधानमंत्री। ऐसे वह बिल्कुल इजी, जो बिल्कुल भी इजी है, उसे तुम्हारा क्या नाम है, अरे भाई उसका नाम उसको पता नहीं होगा, ये क्या है बिल्कुल इजी है, उसी का नाम खाली पूछ दिया, ये बिल्कुल इजी है। ऐसे प्रश्न पूछने में कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि उसका नाम ही पूछा गया, बट इस तरह से पूछा गया कि वो जवाब नहीं दे पा रहा, उसका यही नाम पूछा गया, इस तरह से पूछा गया कि वो जवाब नहीं दे पा रहा है। ऐसे टफेस्ट पॉइंट भी रखे जाते हैं। तो विभेदीकरण करता है, विभेदीकरण किसके रूप में करता है कि जो है, जो लो वाले हैं उनके रूप में, जो एवरेज वाले हैं उनके रूप में, जो हायर वाले हैं उनके रूप में यह विभेदीकरण करने वाला हो। यह जो प्रश्न पत्र कैसा हो, टेस्ट कैसा हो, वो लोअर को भी विभेद कर सके, हायर को भी विभेद कर सके, और जो है मिडल को भी, जो है वह एवरेज को भी वह विभेद कर सके। तो ऐसे प्रश्न पत्र में विभेदीकरण की भी भावना होती है, वो विभेदीकरण को भी देखता है, इसीलिए उसके प्रश्न को बनाते समय ये सब बातें ध्यान रखी जाती है। चलिए यह हो गया। अब अगला बात करते हैं, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल, विभेदीकरण के बाद एक और आता है, सबसे पॉइंट बात आती है डिफिकल्ट लेवल, कठिन स्तर। कठिन स्तर, कठिन स्तर, इसका एक कठिन स्तर भी होना चाहिए, यानी कठिन स्तर कि वह हर कोई ना कर सके। जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, तो एक अलग से एक पॉइंट है कठिन स्तर। कठिन स्तर यानी एक उसमें एक प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो कोई नहीं जवाब दे पाता है, वो वही दे पाएगा जो उसको बारीकी से, पुस्तकों में से ही होगा बट वो बारीक से बारीक बिल्कुल अंदर होगा, जो कि बहुत ध्यान से जो पढ़ा होगा उसी को दिखेगा, उसी को देखेगा, वही वो उसका उत्तर दे पाएगा। तो ऐसे ही कठिन स्तर भी इसके अंदर में होना चाहिए। तो वही जो है उसकी विश्वसनीयता, वही उस पेपर की पहचान है, वही उस पेपर की अलग से रूप है। तो ऐसे ये इतने स्तर, एक प्रश्न पत्र के ये इतने स्तर होते हैं। क्या होते हैं, चलिए क्या होते हैं, तो प्रश्न पत्र जो है वह व्यवहारिक रूप में, वह प्रश्न पत्र व्यवहारिक रूप में होना चाहिए, और प्रश्न पत्र
तकनीकी रूप में होना चाहिए। प्रश्न पत्र व्यवहारिक रूप में कैसा होना चाहिए, तो उसका उद्देश्य होना चाहिए, उसके दाम के आधार पर होना चाहिए कि वह सभी लोग कर सके, वह आसानी से प्रश्न प्रशासित किया जा सके वैसा होना चाहिए, वह समय उसकी जो है उसी हिसाब से प्रश्नों के आधार पर उसका समय होना चाहिए, आसानी से अनुवाद करने वाला होना चाहिए तथा अंक प्रदान करने में भी आसान होना चाहिए, कोई भी उसको अंक प्रदान कर सके। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, तो वह वैध होना चाहिए, वह विश्वसनीय होना चाहिए, वह वस्तुपरक होना चाहिए, यानी वस्तुपरक में मैंने क्या बताया था कि वह एस नो के रूप में होना चाहिए, वही मानक आधारित होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड, वह स्टैंडर्ड इतना आसानी से होता है, उसके कई सारे लेयर होते हैं, वह कई सारे लेयर पूरा करने के बाद जो है वह स्टैंडर्ड होता है। तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। विभेदीकरण, यानी विभेदीकरण मतलब क्या, कि वह एक दूसरे के रूप में विभेद कर सके, ये है वो है, वह मिडिल, एवरेज और हायर, तो उसके अंदर में विभेद कर सके। साथ साथ में क्या, इसका कठिन स्तर होना चाहिए, कि कठिन स्तर बस जो बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, जो बहुत पढ़ने वाला होगा, जो गिफ्टेड होगा, वही उसका जवाब दे पाएगा। तो ऐसे जो है ये इन रूपों में तकनीकी आधार पे और विभिन्न व्यवहारिक आधार पे प्रश्न पत्र बनते हैं। चलिए यहां तक समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। आज हमको खत्म करना है ये। चलिए हो गया तो आगे चले। किसी कोई प्रश्न होंगे तो हमसे पूछ लेगा। हो गया हो तो मुझे एक मैसेज कर दीजिए कि हो गया तो हम आगे चले। जैसे हो ही गया होगा, आप लोग लिखते चल रहे हैं। पॉइंट कितने थे इसमें? चलिए मैसेज करिए तो हो गया तो। चलिए ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। ये यहां तक खत्म हो गया। अब यहां से बात करेंगे, इसी में स्किल भी है। अभी तक तो मैंने आपको मूल्यांकन बताया, मूल्यांकन के क्या है, कितने प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, टेस्ट क्वेश्चन पेपर कैसे होते हैं और क्वेश्चन के प्रकार कितने होते हैं, ये सब की चर्चा मैंने कर दी। अब इसी में एक बात पूछी जा रही है, कही जा रही है कि अलग अलग स्किल का मूल्यांकन कैसे करेंगे। स्किल का मूल्यांकन, तो स्किल में वही मैंने बताया था, स्किल 4 है। कौन कौन से? SLRW, SLRW में मूल्यांकन करना है। SLRW में मूल्यांकन करना है भाई। SLRW में मूल्यांकन करते हैं, एक एक को ले लेते हैं। SLRW यानी क्या? SLRW का मूल्यांकन भाषा के स्किल है, भाषा के कौशल है। SLRW भाषा के कौशल है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, यह भाषा के कौशल है। इसी भाषा के कौशलों का हमको क्या करना है? मूल्यांकन करना है भाई। एक एक की बात करते हैं, एक एक भाषा कौशल की मूल्यांकन करते हैं। एक एक की मूल्यांकन करते हैं। पहले बात कर लेते हैं श्रवण कौशल, स्पीकिंग। पहले अच्छा, पहले स्पीकिंग की बात कर लेते हैं। पहले स्पीकिंग की बात कर लेते हैं। बोलना कौशल, बोलना कौशल। अब बोलना कौशल का पहले देखेंगे। बोलना कौशल, तो बोलना कौशल में हमें देखना है कि बच्चा कितना बोल पाता है। तो बोलने से पहले इसको सुनना जानना पड़ेगा। बोलने से पहले इसको सुनना होगा, सुनेगा तब, यानी अभिव्यक्ति पहले होगी, तब वो जो है पहले वह अभिव्यक्ति, मतलब पहले वह रिसेप्टिव होगी, पहले वह ग्रहण करेगा तब अभिव्यक्त करेगा। तो चलो हम पहले बोलना ही बता देते हैं आपको। बोलना में क्या है, बोलना में क्या होता है, बोलना कौशल में स्पीकिंग स्किल में क्या होती है। तो स्पीकिंग स्किल में ये पूरा मैकेनिज्म काम करता है बच्चे के अंदर में। बच्चे के अंदर में पूरा मैकेनिज्म काम करता है। मैकेनिज्म में कौन कौन? तो होठ हो गया, दांत हो गया, जीभ हो गया, और जो है वो ऊपर का तलवा हो गया, नीचे का तलवा हो गया, ये हमारा ग्लोटल हो गया, हमारा जो है ये फेफड़ा हो गया, रिब केज हो गया। ये सब हमारा अगर व्यवस्थित है, ये सब व्यवस्थित है, साथ में उसमें श्वसन करना, श्वसन छोड़ना, श्वसन लेना, मतलब श्वसन को लेना और श्वसन को छोड़ना, दोनों, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यह भी उसमें काम आता है। तो व्यक्ति जो है शब्दों का उच्चारण कर पाता है, तो व्यक्ति शब्दों का उच्चारण कर पाता है। और अगर बच्चा शब्दों का उच्चारण ढंग से कर पाता है, शब्दों का उच्चारण कर पाता है बढ़िया से, तब तो ठीक है। अगर वही शब्दों के उच्चारण में उसको कहीं समस्या आती है, शब्दों के उच्चारण में अगर उसे कहीं समस्या आती है, तो क्या होगा? उसका बोलना कौशल कहीं न कहीं प्रभावित होगा, कहीं कहीं त्रुटिपूर्ण होगा, कहीं न कहीं त्रुटिपूर्ण होगा। तो ऐसे ही तो ये बोलना कौशल है। बोलना कौशल क्या है? एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी यह क्या है? एक अभिव्यक्ति कौशल है। यह एक अभिव्यक्ति कौशल है, बोलना कौशल। बोलना कौशल एक अभिव्यक्ति कौशल है। इसमें क्या करते हैं? इसमें जो है हम वार्तालाप, प्रवचन, व्याख्यान, संप्रेषण, ये सब जो है हम करते हैं। संप्रेषण हम ये सब करते हैं। तो इसमें, और हमारे इसमें काम क्या आता है? तो होठ आता है, दांत आता है, कंठ आता है, फेफड़े आते हैं, ये सब इसमें काम आते हैं, यानी बोलना कौशल में काम आते हैं। इससे बोलना कौशल से व्यक्ति जो है, बच्चा जो है, वो वार्तालाप, प्रवचन, व्याख्यान, संप्रेषण कर सकता है। अब यहीं पे अगर बच्चे को ये सब नहीं आता है, बच्चा यहीं पे नहीं आता है, और साथ साथ में बोलने में क्या, बच्चा जो है जब बोलते वक्त उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह, कॉमा का इस्तेमाल, बहुवचन एक वचन का इस्तेमाल, बोलने में जो है बोलने को किस तरह से बोलना है, वह ये सब चीज जो है वह यहाँ पे देखता है। तो देखने में, अब इसमें हम देखते क्या है, इसमें मैंने आपको चर्चा कर दिया हुआ है, सब बता दिया, विस्तार में बता दिया हुआ है। तो विराम चिन्हों का प्रयोग, व्याकरण के नियमों का प्रयोग, यानी अब यहाँ पे विकार की बात करते हैं। यहाँ पे त्रुटियां कहाँ पे आती हैं, त्रुटियों की बात करते हैं।
तो त्रुटियां कहाँ त्रुटियां करेगा, त्रुटियां कहाँ करेगा, तो त्रुटियां जो है वह व्याकरण के नियमों के प्रयोग में, बच्चा व्याकरण के नियमों का प्रयोग अच्छी तरह से ना कर सके, या जो है बोलते समय उतार चढ़ाव का प्रयोग ना करे, उतार चढ़ाव का प्रयोग ना कर सके, या बच्चा जो है वह शब्दों में गलतियां करे, शब्दों को बोलते समय एक शब्द है उससे दूसरे शब्द को बोलने में गलती करे, शब्दों को बोलने में गलत करे, शब्दों वाक्यों को बोलने में यानी उच्चारण करने में गलती करे। तो इन सब गलतियों को क्या करना है, हमको सुधार करना है, इन सब गलतियों को सुधार करना है। तो क्या क्या होते हैं, चलिए एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे जैसे यही ले लेते हैं, यही खत्म कर लेते हैं। जैसे जैसे क्या, तो बच्चा जो है स और मूर्धन्य स, उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में क्या कर सकते हैं, जैसे बड़ा सा है, छोटा सा है और मूर्धन्य स है। बच्चा ये बड़ा सा, छोटा सा और मूर्धन्य स, इनको बोलने में बच्चा जो गलतियां करता है, ये जहां जहां आते हैं इसको बोलने में बच्चा गलतियां करता है। तो गलतियां करने के लिए तो उपचार क्या हो सकता है, जैसे जैसे अब यहाँ पे कहे साला, साला ये नहीं होती है, साला क्या होती है, साड़ा, साला, ये ऐसे बच्चे को उच्चारण करवाना, साला ये नहीं, साला 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 ऐसे करवाएंगे। तो ऐसे वहां पे वो उच्चारण करवाते समय बार बार उस शब्दों का उच्चारण करवाएंगे, तो जहां पे ये छोटे से जगह पे जो बड़ा सा प्रयोग होता है वो वहां पे उच्चारित कर सके, वह सही से उसको बोल सके। तो जैसे यहाँ पे और ले सकते हैं, स को और बड़ा सा बनाने के लिए, जैसे शेर, ये शेर, तो शेर, ये वाला शेर क्या है, ये वो शेर है, मतलब जो हम करते हैं एक शेर दो शेर, यहाँ पे शेर, तो ये होगा शेर, ये। तो अब यहाँ पे अगर बात करनी है तो जैसे मूर्धन्य स का प्रयोग करना है यहाँ पे, तो शेष, शेष यहाँ पे ऐसे बच्चा इस तरह से प्रयोग करे, शेष। अब यहाँ पे इसे कर रहा है, इसको इसको बताना शेष। तो ये इस तरह से यहाँ पे हम ऐसे शब्दों का बार बार जो है उसका प्रयोग करके, बार बार प्रयोग करवा करके, उच्चारण करवा करके हम क्या कर सकते हैं, इसको दूर करवा सकते हैं। तो पहले सब उसके पहले हमको जानना क्या पड़ेगा, उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि बच्चे के अंदर में क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं, उसको कहाँ पे आ रही हैं, उसको दांत से आ रही है, कंठ से आ रही है, फेफड़े से आ रही है, वो पहले पहचानना। बच्चा कौन से शब्द से मिस्टेक कर रहा है, कौन से शब्द से मतलब कौन से अक्षर में मिस्टेक कर रहा है, उस अक्षर को फाइंड आउट करना और उसी पर काम करना। तो इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि वो अक्षर कहाँ से निकलता है, तो वो जानना, वो जानने के बाद उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर थेरेपी देना, या उसके ऊपर वो रेमेडियल टीचिंग करवाना। तो रेमेडियल टीचिंग के जरिए, थेरेपी के जरिए वो सब पहचान करके हम जो है उसका ये चीज सुधार सकते हैं। इसी में कभी कभी नेजल साउंड भी आता है, बच्चा नेजल साउंड से बोलता है, तो नेजल साउंड यानी वह नासिक ध्वनियों से बोलता है, तो नासिक ध्वनियों को भी हम दूर करा सकते हैं। तो ये दूर कराने के लिए हम जो है ये मूल्यांकन करते हैं। तो पाठ पढ़ाते समय, बोलते समय, बुलवाते समय बच्चा जब उच्चारण कर रहा है, सस्वर वाचन करे, चाहे सस्वर वाचन जब करता है, मौन वाचन तो नहीं होता है, बच्चा जब सस्वर वाचन करता है, सस्वर वाचन करते समय बच्चा जो है जब बोलता है, यानी जब लगातार बोलता है तो बोलने में ये गलतियां करता है, तो इस गलतियों को जो है हम यहाँ पे दूर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया बोलना कौशल। चलिए बोलना कौशल के बाद हम सुनने कौशल की बात करते हैं। सुनने कौशल पे आप लोग एक अक्सर जो आप लोग प्रयोग करते हैं, यहाँ पे भी अपने यहाँ स्कूल में सुनना कौशल पर और बोलने कौशल पर दोनों फोकस होता है। इन दोनों को कहते हैं ऑडिटरी, आरल और ओरल ट्रेनिंग। इसको बोलना और सुनने कौशल को कहते हैं आरल ओरल ट्रेनिंग। आरल ओरल ट्रेनिंग, आरल ओरल ट्रेनिंग, आरल मतलब क्या होता है, सुनना, और ओरल मतलब होता है बोलना। सुनना बोलना प्रशिक्षण अपने खास जो है श्रवण बाधित बच्चों के लिए सुनना और बोलना का प्रशिक्षण देते हैं। तो सुनना बोलना का प्रशिक्षण कैसे देंगे, सुनना बोलना का प्रशिक्षण, मैंने बोलने का प्रशिक्षण तो आपको बता दिया, अब सुनने के प्रशिक्षण की बात करते हैं। सुनने के प्रशिक्षण के रूप में बच्चा क्या होता है, कभी कभी जब बच्चा सुन नहीं पाता तभी बोल नहीं पाता है, बच्चा जब सुन नहीं पाता है तभी बोल नहीं पाता है, और सुनने की वजह से करता क्या है, तो करता क्या है, वो बच्चा जिसको थोड़ा कम सुनाई होता है या वह पूरा अटेंशन नहीं करता है, तो क्या करता है, यहाँ नहीं ध्यान देगा, यहाँ नहीं ध्यान देगा, यहाँ ध्यान देगा, यहाँ नहीं ध्यान देता है, यहाँ पे वह जो है यूनिसेंसरी पे नहीं ध्यान देता है, मल्टी सेंसरी पे ध्यान देता है, यानी यहाँ भी ध्यान देगा, यहाँ भी ध्यान देगा। कोई बच्चा इस पर नहीं ध्यान देगा, खाली इस पर ध्यान देगा, इस पर ध्यान देगा तो आपके होठों को देखेगा, आपके हाव भाव को देखेगा, आपके होठों की गति को देखेगा, आपके हाव भाव की गति को देखेगा, वो ध्वनि जो है उसको समझ नहीं पाता है, ध्वनि में क्या कहा गया उसको नहीं समझ आएगा। जैसे जैसे आपका ध्यान कहीं और है, आप खाली देख रहे हो, आंखें देख रही है, कान नहीं चल रहा है, कान नहीं काम कर रहा है, कान सही है, कान नहीं काम कर रहा है, वहां पे खाली आंखें काम कर रही है, तो आंखें काम कर रही है तो ध्वनि आपको समझ में नहीं आएंगी। यानी आप वही हो, आप कभी कभी आप अपने आप को खुद को देख लीजिए कि आप वहीं रहोगे,
आप वही हो, दो लोग हैं, दो लोग आप लोग बातें कर रहे हैं, तो आप वो मतलब विचरते 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 उसका कहीं ध्यान और है, आप बोल रहे हैं, पूछे कि क्या है, तो बोलेगा कि वो रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, फिर आप बोलोगे हाँ समझ आया, नहीं, मतलब ध्यान ही नहीं उसका, ध्यान ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, उसका ध्यान अटेंशन कराने के लिए लिसनिंग स्किल बच्चे की करवानी। तो यह लिसनिंग स्किल इसलिए करवानी कि लिसनिंग जितनी होगी उतनी ही जो बच्चा स्पीकिंग करेगा उतने ही बच्चे का भाषा का विकास होगा। तो यह जो है लिसनिंग और स्पीकिंग, यह दोनों वाइस वर्सा चलते रहते हैं। तो अगर लिसनिंग नहीं होगी तो बच्चा स्पीकिंग नहीं कर पाएगा, यानी सबसे पहले लिसनिंग होती है, उसके बाद स्पीकिंग होती है। तो लिसनिंग होना जरूरी है स्पीकिंग कराने के लिए, लिसनिंग होना जरूरी है स्पीकिंग कराने के लिए। तो उसके अंदर में लिसनिंग क्या, लिसनिंग कैसी, तो लिसनिंग में बच्चा क्या करता है, जो सुनना कौशल है, यहाँ पे सुनना कौशल, सुनना कौशल, सुनना कौशल में बच्चा क्या कि जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है सीधा वाक्य बच्चा समझ नहीं पा रहा है, या वो लंबा वाक्य बच्चा नहीं समझ पा रहा है, लंबे वाक्य को नहीं समझ पा रहा है, या उसमें कहीं कॉमा है, कॉमे को ध्यान नहीं कर पा रहा है, कॉमा है उसको ध्यान नहीं कर पा रहा है, या उसमें त्रुटियां है श व, इसमें वह बच्चा जो है नहीं समझ पा रहा है, श व को नहीं समझ पा रहा है, या उसके उतार चढ़ाव को नहीं समझ पा रहा है, अगर उतार चढ़ाव है तो उसको नहीं समझ पा रहा है। तो ऐसे इसकी ट्रेनिंग देना, जैसे उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव बच्चा नहीं समझ पा रहा है, या जो बहुत धीमी आवाज है, बहुत धीमी आवाज, इसको नहीं समझ पा रहा है, बहुत धीमी आवाज है उसको नहीं समझ पा रहा है, या उसमें कोई एक से कठिन शब्द है, मतलब वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शब्द है, बड़ा शब्द है, तो बड़े शब्दों को बच्चा नहीं समझ पा रहा है, सुन पा रहा है, सुन पा रहा है मतलब सुन रहा है बट उसको उसके अंदर समझ नहीं आई है, बड़े शब्दों को समझने में, सुन करके समझने में, सुन करके समझने। तो इसको करना क्या, तो उसको तोड़ देना दो भागों में या तीन भागों में, इसको तोड़ देना, दो भागों में तीन भागों में तोड़ करके उसको सुनाना, तो बच्चा क्या करेगा, और सुनने लगेगा और उसको समझ जाएगा। तो ऐसे इसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके एग्जाम्पल, जैसे बच्चा क्या है, कहा गया जैसे टमाटर, तो टमाटर को वह सुन रहा है, टमाटर कहा गया बच्चे को, टमाटर, बच्चों को कहा जा रहा है टमाटर, और वह समझ क्या रहा है, टमाटर, टमाटर, उसको समझ रहा है टमाटर, हम कह रहे हैं टमाटर, वो समझ रहा है टमाटर। तो टमाटर और त ध्वनियों में, त और ट वाली ध्वनियों में बच्चा डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा है। त ध्वनि, त से तबला और ट से टमाटर, तबला यानी तबला और टमाटर, तबला और टमाटर, इन दोनों में बच्चा फर्क नहीं पा रहा है। तो जैसे आप ही बोल के देखिए, तबला, तबला, टमाटर, तो आपको आपको ट जो है ये आपकी जीभ अंदर जाएगी, आपकी जीभ अंदर जाएगी, और त जो है आपके आपके ये दांतों से लड़ेगा, दांतों से मिलकर के बनेगा टमाटर। जैसे आप तबला और वहीं पे आप कहेंगे टमाटर, तो ये दोनों में थोड़ा फर्क है। तो ये जब ध्वनियां निकलती हैं, इन ध्वनियों में बच्चा जो है सुन नहीं पाता, उस वजह से क्या करता है, गलती करता है बोलने में और गलती करता है सुनने में। तो सुनने में जब सुनेगा गलत तो बोलेगा भी गलत, सुनेगा गलत तो बोलेगा भी गलत। तो ऐसे इन चीजों को क्या कर सकते हैं आप, लगातार दूर करा सकते हैं। तो उसके कई प्रकार के इनिशियल, मिडिल, फाइनल आप लोगों को पता होगा। इसी का इनिशियल, मिडल और फाइनल, इनिशियल, मिडल और फाइनल के रूप में बच्चे को शब्द बनाना, और शब्द बना करके उसको बताना कि इसका इनिशियल क्या होगा, इसका मिडल क्या होगा, इसका फाइनल क्या होगा। यानी वही शब्द पहले क्या आएगा, वही लेटर पहले क्या आएगा, वही लेटर बीच में क्या आएगा, और वही लेटर बाद में क्या आएगा। इनके रूपों में बच्चे को अभ्यास करवाना, इनके रूप में क्या करना, अभ्यास करना। जैसे तबला, यहाँ पे कह दे तबला, तबला जो है यहाँ पे त क्या है, पहले आया है, तबला पहले आया है। वहीं पे बात करने तितली, तितली, तितली क्या है, वह बीच में आई है, तितली बीच में आई है। वहीं कह दे तोता, तोता, तोता क्या है, बाद में आया है यह। तो ऐसे ही तबला, तितली, तोता, तो ऐसे ऐसे बच्चों को त वाले साउंड जो है वहां पे बताना। अब त वाले साउंड यहाँ पे आप मात्राओं वाला भी कर सकते हैं, बिना मात्राओं वाला भी कर सकते हैं, मात्राओं वाला भी कर सकते हैं, बिना मात्राओं वाला भी कर सकते हैं। वो शब्द आप खोज करके बच्चे को ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। तो जहां जहां पे बच्चे को समस्या है, उन समस्याओं पे बच्चों को इसका फोकस करा करके, इसका अभ्यास करा करके बच्चे को जो है यह बच्चे का सुनना कौशल दूर करा सकते हैं। सुनना कौशल के लिए क्या, तो सुनना कौशल के लिए एक अच्छा सा एक टेक्निक आती है, वो टेक्निक प्रयोग करते हैं। जैसे क्या, हम अपने होठों को ढक लेते हैं, होठों को किसी भी मतलब कोई पेपर हो, कोई पेज हो, या हाथों से ढक लेते हैं, ढकते इस तरह से है कि हमारी आवाज जो बच्चे तक जाए, बट हमारा होठ बच्चा कॉपी ना कर सके, हमारा होठ ना कॉपी कर सके। तो फिर बोलेंगे तबला, तबला, सुनो तबला, और यहाँ पे बताओ तबला कहाँ लिखा है, तबला, तो आओ यहाँ पे बताओ। या फिर बच्चा जो है इधर है, बच्चा इधर है और पीछे से बोला जा रहा है, बच्चा यहाँ पे है, वह उसका आंखों पर फोकस नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं ढक पा रहे हैं, बच्चे को पीछे कर दीजिए, इधर कर दीजिए और पीछे से बोलिए, साउंड दीजिए, तो बच्चा उसको सुन करके बोले। इस प्रकार की टेक्निक जो है, हम ये सुनने का कौशल बच्चे का विकसित कर सकते हैं। जहां पे बच्चा सुनने में जहां जहां समस्याएं कर रहा है, उतार चढ़ाव में समस्याएं कर रहा है,
शब्दों को उच्चारण करने में, इनिशियल मिडिल फाइनल में समस्या कर रहा है, इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो उससे पहले बच्चे का क्या करना, पहले समझना, मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करने के बाद फिर उसको जो है उससे रिमेडियल टीचिंग देना। यह मूल्यांकन करने के बाद रिमेडियल टीचिंग का सब पार्ट है। चलिए तो आगे चलते हैं, यहां तक हो गया। आगे चलते हैं, सुनना कौशल हो गया, बोलना कौशल हो गया। अब यहाँ से बात करते हैं पठन कौशल। पठन कौशल के बारे में भी सेम ऐसे ही है। क्या, बच्चा वहां पे पढ़ने में समस्या कर रहा है, बच्चा पढ़ने में समस्या कर रहा है, किसी भी वस्तुओं को पढ़ नहीं पा रहा है, जिससे उसमें पढ़ने में ही क्या होती है, एक जो है विकार होता है वो डिस्लेक्सिया। तो डिस्लेक्सिया भी बच्चे के अंदर में आती है, वो उससे भी बच्चा क्या कर सकता है, वह समस्याग्रस्त हो सकता है। तो यहाँ पे वह नहीं, बच्चा कहीं कहीं पढ़ने में ऐसे ही वह मिस्टेक कर दे रहा है, विराम चिन्हों को या वैसे जो है वह समझ नहीं पा रहा है। तो पठन कौशल, चलिए पठन कौशल के बारे में जानते हैं। पठन कौशल, तो पठन कौशल में क्या, बच्चा जो है अशुद्ध उच्चारण करता है। बच्चा क्या है, अशुद्ध उच्चारण करता है, या बहुत तेज बोलता है या बहुत धीमे बोलता है, बहुत तेज बोलता है या बहुत धीमे बोलता है। जैसे एक बच्चा है, वो बच्चा पढ़ते पढ़ते वह पढ़ रहा है, बट पढ़ने के लिए वह समझ करके पढ़ रहा है। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। कोई भी स्टेटमेंट है, जैसे यहां से स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि रानी पनघट पर पानी भर रही है, रानी पनघट पर पानी भर रही है। तो बच्ची यहां पे पढ़ रही है, तो रानी पनघट पर पानी भर रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो बच्ची यहाँ पे रुक रुक करके पढ़ रही है, धीरे धीरे पढ़ रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बच्ची क्या है, इस सेंटेंस को क्या कर रही है, वो अपने अंदर एक्वायर कर रही है। इस सेंटेंस को बच्ची एक्वायर कर रही है। इसका पढ़ने के साथ साथ में इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस का अर्थ क्या है, वो भी समझने की कोशिश कर रही है। यहाँ इसका मतलब ये नहीं क्या इसकी त्रुटियां हैं, यहाँ त्रुटियां नहीं है। त्रुटियां बस इतनी है कि वह धीरे धीरे पढ़ रही है, वो शब्दों को मिला करके और उसको मनन करके पढ़ रही है। तो मनन करके पढ़ रही है, यहाँ पे यह मीनिंग भी निकाल रही है। वहीं अगर वहीं जो है वह गलती करे कि रानी फिर पनघट पर, अब ऐसे कहीं की गलतियां करे, मात्राओं को गलती करे, या फिर वह जो है उसको उतार चढ़ाव में गलती करे, तो यहाँ पे इस गलती में इसको सुधारना पड़ेगा। अब वो सुधारना कैसे, अगर बच्चा कठिन बड़ा शब्द है, बच्चे के लिए बड़ा शब्द है, और अभी उसने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी, तो इट्स ओके, मतलब ओके कोई बात नहीं है, फिर अभी तो उसको भी पढ़ना है, पढ़ लेगा तो गलतियां दूर हो जाएंगी। बट बच्चा उसके ऊपर का है, लेवल के ऊपर का है, बच्चा उसके लेवल के मतलब ये पढ़ चुका है, इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, फिर भी नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब बच्चे के अंदर में त्रुटि है। तो उस त्रुटि को आपको दूर कराना पड़ेगा, बच्चे को आपको दूर करना पड़ेगा। बच्चा अगर अशुद्ध उच्चारण करता है, विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करता है, भावानुरूप जो है उसका उतार चढ़ाव के रूप में बात नहीं कर पाता है, तो यानी इसका मतलब आपको उस पर प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस कराने के लिए वहां पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे पढ़ने के समय पे अक्सर मैंने बताया, कितनी बार बताया हुआ है, जैसे स्थान, जैसे पढ़ना है स्थान, क्या पढ़ना है, स्थान, यहाँ पे स्थान है, स्थान, तो अब बच्चा इसको कह रहा है स्थान, बार बार इसको स्थान पढ़ रहा है, स्थान है तो उसको स्थान पढ़ रहा है। तो स्थान को स्थान पढ़ना, यह क्या होगा, बच्चा गलती करेगा। जैसे यहाँ पे कहना है कि प्रताप, यहाँ पे लिखा है प्रताप, तो परताप कहे, यहाँ पे कहे परताप, यहाँ पे लिखा है प्रताप, है प्रताप, कहे परताप। जैसे प्राप्त है, यहाँ पे प्राप्त, बच्चा इसको कहे परापत, यहाँ पे कहे परापत, यहाँ पे परापत, ऐसे पढ़े। यहाँ है लिखा हुआ प्राप्त, यहाँ पे कह रहा है परापत। ऐसे पंजाब वाले लोगों में, या ये वाले शब्द पंजाब वालों में लोगों में दिखाई पड़ती है, पंजाब के लोगों में दिखाई पड़ती है, ये चीजें हरियाणा के लोगों में आसपास में दिखाई पड़ती है। वहीं जो है अब यहाँ कहे कि जैसे बड़ा, अब बड़ा है तो बड़ा को यहाँ लिखा है बड़ा और वो पढ़ रहा है बड़ा, लिखा है बड़ा और पढ़ रहा है बड़ा, लिखा है बड़ा लिखा है और इसको पढ़ रहा है बड़ा। तो ऐसे प्रकार की गलतियों को, जो बच्चा पढ़ने में ऐसी गलतियां कर रहा है, इस गलतियों को क्या करना, दूर करना, इन गलतियों को दूर करना, गलतियों को दूर करके जो है उसको पढ़ने में उसको सही बनाना। तो बार बार बड़ा को बड़ा कर रहा है, तो बार बार अगर उसी की प्रैक्टिस करवाएंगे तो बड़ा को बड़ा कहने लगेगा बच्चा। तो इस चीज की प्रैक्टिस भी हम करवा सकते हैं। तो ये हो गया पठन कौशल में इस विकार को दूर करना। पठन कौशल के जो है एरर जो है, इसको विकार नहीं कहेंगे, एरर कहेंगे, त्रुटियां कहेंगे। तो त्रुटियों को जो है हम दूर करवा सकते हैं। चलिए, तो त्रुटियों को दूर करवा लिए हम। अब आगे चलते हैं, लास्ट का कौशल जो है वो लेखन कौशल है। तो लेखन कौशल है, लेखन कौशल में क्या बच्चे को करना है, तो बच्चा लिखते समय मैंने कल चर्चा, इसके पहले लास्ट वाला जो लेक्चर था लेखन कौशल पे, तो लेखन कौशल पे मैंने बताया हुआ था कि बच्चा क्या क्या गलतियां करता है और इसको किस किस तरह पे जो है आपको बताना है, देखना है। तो आप सर्कल करके कर सकते हैं।
लेखन कौशल में। लेखन कौशल क्या है उसका, जो उसमें स्क्रिप्ट आई हैंड जो है आई हैंड मूवमेंट है, या उसकी ग्रिप है, या उसकी स्क्रिप्ट है, इन सब चीजों में बच्चे का जो पहचान है कि नहीं है, वो उसका डेवलपमेंट है कि नहीं, तो वो सब हम इसमें ध्यान करते हैं। ध्यान करते हैं क्या, तो बच्चा लिखावट में कैसा लिख रहा है, लिखावट कैसी उसकी, शब्दों के बीच में गैप कितना है, शब्दों के बीच अंतर कितना है, शब्दों के बीच अंतर कितना है, ऊपर ऊपर जो है वो जो लीटी देनी है, ऊपर जो लीटी देनी है, वो लीटी देने के लिए बच्चा जो लीटी देने के लिए लीटी दे पाता है कि नहीं, जो है उसके ऊपर सिरो रेखा बनाना, उसको कहते हैं सिरो रेखा। सिरो रेखा जो बनाना है, बच्चा सिरो रेखा पर लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है, और हिंदी में लिख रहा है, लग रहा है गुजराती लिख रहा है, लिख रहा है हिंदी में और लग रहा है गुजराती में लिख रहा है, तो हिंदी को गुजराती बना दे रहा है। तो हालांकि कुछ गुजराती भी नहीं आएगी उसको, बट वह खाली जो ऊपर की लाइन नहीं बनाएगा तो गुजराती बना दे रहा है। वैसे सिरो रेखा ना बनाना, या फिर वह बहुत ही गंदा लिखना, गंदा लिखना, शब्दों को एक साथ में मिला करके लिख देना, सारे उसमें कोई भी स्पेस नहीं, सारे को एकदम मिला करके लिख देना, खिचड़ी बना करके लेना, तो ऐसे, या उसमें अंतर ना देना, तो ये सारी गलतियां जो बच्चा अगर कर रहा है लिखने में, इन गलतियों को, उसकी गलतियों को देखना और गलतियों को सुधार करना, ये भी क्या होता है, लेखन कौशल के मूल्यांकन में आता है। लेखन कौशल का सबसे पहले हम जो है मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद अब देखते हैं मूल्यांकन करने के लिए क्या करते हैं, उसका जो हम लिखावट देखते हैं, लिखावट देखने के बाद बीच में जो है, बीच में वो शब्दों के बीच में स्पेस देख रहा है कि नहीं, और वह जो है उसमें मात्राएं दे रहा है कि नहीं, तो मात्राओं को देने के लिए ऐसे जो जो मैंने आपको बताए हुए थे, क्या क्या बताए हुए थे इसमें, जो जो कि ऐसे ऐसे, या फिर जो है ऐसे करके, जो जो मैंने आपको एग्जांपल 4-5 बताए हुए थे कि पंक्चुएशन के लिए, और जो है स्पेस के लिए, और जो है ग्रामर के लिए मैंने आपको ट्रिक बताए हुए थे। तो ऐसे ट्रिक के आधार पर उसको क्या करना, वो वहां पे टिक लगाते जाना, टिक लगा करके उसका मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन करने के बाद फिर उस बच्चे पर उतना फोकस करना और प्रैक्टिस कराना, रेमेडियल टीचिंग करवाना। तो रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से, उसको प्रैक्टिस के माध्यम से इनकी ये जो गलतियां हैं, इन गलतियों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने आपको एक गुड टेस्ट क्या होता है, गुड टेस्ट के बारे में बताया। गुड टेस्ट के बारे में बताने के बाद मैंने आपको जो है वह पठन कौशल का मतलब जो स्पीकिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल कैसे जो है बच्चे के अंदर में उसके मूल्यांकन को करेंगे, क्या क्या गलतियां फाइंड आउट करेंगे, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, और मूल्यांकन करने के बाद कैसे उसको आप दूर करेंगे, ये दूर करने का मैंने उपाय बता दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको जो है सुनना कौशल, सुनने कौशल की कौन कौन सी गलतियां होती है, त्रुटियां कौन सी गलती करता बच्चा, उन त्रुटियों को दूर करने के क्या उपाय है। फिर जो है पठन कौशल में कौन कौन सी त्रुटियां देखने को मिलती है, उन त्रुटियों को कैसे आप दूर करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद ये सब आएगा, पहले मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन करने के बाद जो त्रुटियां दिखाई पड़ेंगी उसके आधार पर उसका आपको रिमीडियल टीचिंग करेंगे। मूल्यांकन करने के तरीके मैंने आपको कई सारे बता दिए कि सब्जेक्टिव रूप में मूल्यांकन कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव रूप में मतलब क्वेश्चन देकर के मूल्यांकन कर सकते हैं, वो फॉर्मेटिव रूप में, समेटिव रूप में कर सकते हैं, औपचारिक अनौपचारिक रूप में कर सकते हैं, भाषा के आधार पर, ज्ञान के आधार पर कर सकते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप के रूप में कर सकते हैं मूल्यांकन। तो मूल्यांकन करने के इतने सारे स्कोप है, इतने सारे तरीके हैं, वह छोटा सा एरिया नहीं, बहुत ब्रॉड एरिया है, बहुत ब्रॉड एरिया है, तो इसे मूल्यांकन हम करते हैं। मूल्यांकन का जो यहाँ पे पार्ट, मूल्यांकन का जो पार्ट है, मूल्यांकन का पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ से एक पार्ट बचेगा, वो पार्ट है, मैंने कहा था कि ये टेस्ट, टेस्ट टेस्ट मतलब क्या, परीक्षण, परीक्षण, या अब ये टेस्ट परीक्षण है। अब यहाँ पे कहें कि टेस्ट जो है इसका प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र। अब जो प्रश्न पत्र है, या प्रश्न पत्र बनता कैसे है, या प्रश्न पत्र बनता कैसे है, तो प्रश्न पत्र बनता है कैसे, ब्लूप्रिंट के माध्यम से, ब्लूप्रिंट के माध्यम से। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट जो है, इसी ब्लूप्रिंट के माध्यम से यह प्रश्न पत्र बनता है। तो ब्लूप्रिंट पर एक एक लेक्चर अगर आप लोग कहेंगे तो ब्लूप्रिंट पर एक दिन का एक लेक्चर मैं आप लोगों के ले लूंगा। नहीं, अगर आप ब्लूप्रिंट अपने से पढ़ सकते हैं तो हम आगे के, हमारा जो आगे का लेक्चर है हम वो आगे का लेक्चर लेंगे। इसके बाद आएगा क्या, इसके बाद इस पेडागोजी में आएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो लैंग्वेज सिखाने के लिए कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज किए जाते हैं, उसके बाद उसका वो लेक्चर आएगा, तो हम वो लेंगे। अगर आपको ये पढ़ाना होगा तो बता दीजिएगा, नहीं पढ़ना होगा तो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल पे सीधे जम करेंगे। तो ऐसे आज मैंने आपको इतना बताया, तो इवोल्यूशन का पार्ट यहाँ पे पूरा होता है खत्म, भाषा की मूल्यांकन का पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सोचा है, समझा है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न है, वो हम प्रश्न आपके लिए ले लेते हैं। चलिए चलिए, तो कुछ प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न ले लेते हैं यहाँ से हम। प्रश्न है आपके लिए, चलिए, तो प्रश्न क्या है,
अभी तक हम पता नहीं जितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को आ रहा है। अब आप लोगों को क्या लग रहा है, कितनी और मेहनत चाहिए आप लोगों को? आप लोग उसका फीडबैक देंगे तो हम उसी हिसाब से और उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो एक बार और ले लेते हैं। अभी नहीं आया, ये नहीं हुआ तो ओके, अब देखते हैं। हाँ आया। चलिए तो यहाँ से पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न के लिए सभी लोग रेडी हैं, तैयार हैं? प्रश्न के लिए जवाब देने के लिए सभी लोग तैयार हैं? जवाब देने के लिए सभी लोग तैयार हैं? जवाब देने के लिए तैयार हैं? ओके 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 ओके, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जवाब दीजिएगा सभी लोग। पहला प्रश्न, यहाँ से पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। पौधे एवं जानवरों में चार अंतर बताइए। ध्यान दीजिए सर, लास्ट में इसका रिवीजन होगा क्या? मनीष पनवर, लास्ट में रिवीजन मतलब बोले तो अभी एक एक तो हो गया। अभी इसमें बहुत ज्यादा कुछ तो था नहीं, तो रिवीजन की जरूरत है क्या आपको? अब चलिए इसके बाद ले लेंगे। अब वहां पे हम ये खत्म करेंगे तो उसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, बात करेंगे आपको क्या चाहिए, उसे अपना अपना व्यू आप लोग दे दीजिएगा। चलिए ये प्रश्न है, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। इतना तो क्लियर हो गया, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। उसमें से पौधे एवं जानवरों में चार अंतर बताइए। ये एक प्रश्न है, पौधे एवं जानवरों में चार अंतर बताइए। यह किस प्रश्न के, किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? यहाँ पे प्रश्नों के प्रकार दिए हुए, इसमें से जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिएगा किसमें आएगा? जवाब चलिए यहां बोर्ड पे आकर के जरा बोर्ड पे देख लीजिएगा सभी लोग। बोर्ड पे देख लीजिएगा। आप सभी लोगों ने कहा है कि लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न ना, लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हाँ सही बात है, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है कि लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न एक है, एक अति लघुत्तरी है। एक अति लघुत्तरी है। तो अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में क्या फर्क होगा, थोड़ा सा यहीं पे समझ लेते हैं। लघुत्तरी, अति लघुत्तरी में क्या होगा, जैसे पूछा गया कि आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, तो आपने बताया कि मेरा नाम मनीष है। आपने बताया कि मेरा नाम मनीष है, तो आपने जब इतना बताया कि आपका नाम मनीष है, तो अच्छा मनीष आपके घर में कौन कौन रहता है? आपके घर में कौन कौन रहता है, तो कौन कौन का जवाब देंगे? तो आप आपके घर में कौन कौन रहता है, तो आपने क्या किया, मेरे घर में मम्मी रहती है, पापा रहते हैं, दादा रहते हैं, दादी रहती है, ये रहते हैं, वो रहते हैं। आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया, शब्दों में बढ़ा दिया। तो शब्द जहां पे बिल्कुल शब्दों की मर्यादा बिल्कुल लिमिट हो, एक शब्द में हो, दो शब्द में हो, उसे कहेंगे अति लघुत्तरी। वहीं पे जब वह शब्दों में 20 शब्द, 30 शब्द, 40 शब्द, 50 शब्द हो, उसे कहेंगे क्या, इसे लघुत्तरी कहेंगे। तो लघुत्तरी और अति लघुत्तरी दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है, पौधों में चार अंतर बताओ, पौधों में चार अंतर बताओ, तो किसका किसका जवाब होगा? यह जवाब होगा किसका, जो है लघुत्तरी प्रश्न का। वही दीर्घोत्तरी प्रश्न कब होगा, तो इसको जब कह दिया कि इस पे जवाब लिखो, इस पे जवाब लिखो, इस पे शब्द लिखो, इस पे अपनी व्याख्या लिखो। तो व्याख्या लिखने की बात आई, वहां पे वो बहुत ज्यादा व्याख्या होगा, 100 शब्दों में हो सकता है, 200 शब्दों में होगा, तो उसको कहेंगे दीर्घोत्तरी। वैसे यहाँ पे जो जवाब आप लोगों ने दिया है वह सही जवाब है, क्या होगा जवाब इसका? 3 होगा। चलिए तो जवाब होगा इसमें 3, लघुत्तरी प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। मापन व मूल्यांकन, मापन व मूल्यांकन क्रमशः होते हैं, क्या होते हैं क्रमशः? जवाब दीजिएगा। क्रमशः क्या होते हैं? मापन और मूल्यांकन क्रमशः क्या होते हैं? मापन, मेजरमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन। मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के क्या होते हैं? जवाब जवाब जवाब, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन होते हैं योग्यता व क्षमता बोधक, गुण व संख्या बोधक, निम्न में से कोई नहीं, संख्या व गुण बोधक। क्या होंगे? जवाब 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 क्यों नहीं आ रहे हैं? जवाब 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 जवाब, 2 और 4, 2 और 4, 4, 2 और 4, 2 4 कैसे गुण व संख्या बोधक? 1। जवाब 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 जवाब, फटाफट, क्विक 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 क्विक।
क्विक, हिमालय जानी, दो दो नहीं हो सकता है। जब भी मापन होता है, मेजरमेंट होता है, मेजर को नापते हैं तो उसका अंक बताते हैं। जैसे आपने 1 लीटर आपने दूध भरा तो दूध भरा तो आपने कहा 1 लीटर। जैसे आपने वजन किया तो आएगा क्या, वजन किया तो आप कहेंगे 1 किलोग्राम, 500 ग्राम। तो हमेशा क्या होता है, वह हमेशा क्वांटिटी में आता है। यह हमेशा किस में आता है, यह मेजरमेंट हमेशा मात्रा में आता है। मात्रा में आता है। मात्रा में क्या करते हैं आप, क्वालिटी को क्वांटिटी में बदल करके उसकी मात्रा बताते हैं। क्वालिटी को क्वांटिटी में बदल करके आप मात्रा बताते हैं। मात्रा बताते हैं तो किसमें होगा, ये संख्या में होगा। मात्रा बताएंगे तो किसमें होगा, ये संख्या में होगा। मात्रा जब बनाएंगे तो ये संख्या में होगा। वही इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन पूरा पूरा होल है तो आप उसमें कहते हैं इवोल्यूशन में पास फेल बताते हैं। तो पास फेल बताते हैं तो किसमें होता है, क्वालिटी में होता है। क्वालिटी में होता है तो क्वालिटी को कहते हैं क्या, गुड। क्वालिटी को कहते हैं क्या, गुड। तो ऐसे यह जो है किसमें आएगा, संख्या व गुण में आएगा। यहाँ पे चौथा जो जवाब है वह सही है। चलिए चौथा जवाब यहाँ पे सही है, यानी एक संख्या है और एक मात्रा संज्ञा के रूप में, और एक जो है गुण, क्वालिटी गुण के रूप में है, संख्या पदक। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अगला जवाब लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ सत्य असत्य सही गलत हाँ नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण है। प्रश्न यहाँ पे यहाँ है, क्या है, जवाब दीजिएगा। किसमें आएंगे, सत्य असत्य सही गलत हाँ ना में उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण होंगे। वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, मिलान प्रकार के प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न, इनमें से कोई नहीं। जवाब गलत आ रहा है सभी के जवाब, जवाब 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 किसमें आएंगे, वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, मिलान प्रकार वाले प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न, इनमें से कोई नहीं। जवाब जवाब जवाब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग बिल्कुल तटस्थ हैं। यानी मैंने कल बताया हुआ था क्या, एक मैंने बताया था सब्जेक्टिव और एक मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव। एक मैंने बताया था सब्जेक्टिव और दूसरा बताया था मैंने ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, विषय परक। और ये मैंने बताया था क्या, वस्तु परक। और विषय परक जो है ये हमेशा क्या होता है, विस्तार में होता है। विषय परक हमेशा विस्तार में होता है, जबकि वस्तु परक क्या होता है, या एस नो ट्रू फॉल्स, ये सब इसमें आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो यानी इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं वस्तु परक या वैकल्पिक। यहाँ पे कहते हैं विषय परक कहते हैं इसको। तो ये क्या होगा, यहाँ पे सही जवाब है वैकल्पिक उत्तर देने वाले प्रश्न। ये इसका सही जवाब है, एक इसका सही आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से, वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है। वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देश के आधार पर तो किया जाता है, किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं, कहलाता है क्या, क्या कहलाता है, जवाब दीजिएगा, क्या कहलाएगा। यानी विद्यालय स्तर पर तो किया जाता है, विद्यालय परिषद के स्तर पर, बट वो बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता है, क्या कहलाएगा इसमें, कहलाएगा व्यापक मूल्यांकन, अवलोकन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, निरीक्षण, क्या कहलाएगा, जवाब इतना देरी क्यों लग रही है आप लोगों को जवाब आने में, जवाब 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 अटका हुआ है क्या कहीं, प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं। हेलो, आवाज पहुंच रही मेरी, हाँ अच्छा, हाँ तो जवाब दीजिए। विशाखा 2, सिकंदर 2, दीनू 2, उषा 2, जालूदान 2। जवाब 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 जवाब, इतना देरी नहीं लगना चाहिए। वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो होता है, किया जाता है, किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं। इसका जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 3, विद्यालय आधारित ही मूल्यांकन। यानी सब कुछ तो वही है सर, वह क्या बताते हैं, सिलेबस हमको मिलता है, अब सिलेबस जो है मिल रहा है, हम इसको सिलेबस को अपने आधार पे हमको जब भी लगा हमने टेस्ट कर लिया, जब भी लगा जो है रोज कर लिया, चाहे महीने में कर लिया, चाहे हफ्ता में कर लिया, सप्ताह में कर लिया, हमने अपने हिसाब से सिलेबस के आधार पर हमने अपने आधार पे किया। ये सिलेबस किसने दिया हुआ है, दिशा निर्देश किसने दिया हुआ है, परिषद ने दिया हुआ है, बट वो बोर्ड स्तर पे नहीं है। वो जो बोर्ड स्तर पे जो मूल्यांकन वो बोर्ड स्तर पे नहीं है, उसके दिशा निर्देशों पर है।
तो दिशा निर्देशों पर हम कर रहे हैं, दिशा निर्देशों के सिलेबस में दिए हुए हैं उसी पर हम कर रहे हैं, बट उसने नहीं बनाया है। वो उसने नहीं बनाया तो बनाया किसने है? तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहलाएगा। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है वो जो इसका आंसर होगा तीसरा इसका सही जवाब है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा मूल्यांकन विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देश पर, यानी दिशा निर्देश क्या है? सिलेबस और दिशा निर्देश है, उसी सिलेबस के आधार पर आप मूल्यांकन कर रहे हैं। बट वो कहाँ कर रहे हैं? वो बोर्ड नहीं दे रहा है, प्रश्न पत्र बोर्ड नहीं दे रहा है, बोर्ड नहीं बना के दे रहा है। इसका मतलब कौन दे रहा है? तो विद्यालय दे रहा है, विद्यालय खुद कर रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको घुमाने वाले आ सकते हैं, आप इस पर तैयार रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से, मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना जाता है? मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना जाता है? त्रिविमी, द्विविमी, एकल या चतुर्विमी? मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? त्रिविमी, द्विविमी, एकल, चतुर्विमी? जवाब 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 फटाफट 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 जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। जवाब आने चाहिए सभी के, सभी के आने चाहिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो, सभी के आने चाहिए जवाब। जवाब 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 फटाफट जवाब, इतना देरी नहीं लगना चाहिए। जवाब 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 चलिए, इसका मतलब पता नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? मूल्यांकन की प्रक्रिया में जब हमारा टेस्ट पेपर बनता है, क्वेश्चन पेपर बनता है, जो हमारा ब्लूप्रिंट बनता है, ब्लूप्रिंट बनता है, तो ब्लूप्रिंट हमारा 3 आधार पे बनता है, उसको कहते हैं 3 विमी, 3 विमी, 3 विमी रूप में बनता है। 3 विमी रूप में बनता है, यानी एक विमी, दूसरा विमी और तीसरा विमी। यह तीनों विमी की चर्चा अगर आप लोग कहेंगे तो हम आगे चर्चा करेंगे। आगे जब हम ब्लूप्रिंट बनाएंगे तो ब्लूप्रिंट में चर्चा करेंगे कि मूल्यांकन जो है वो मूल्यांकन का जो ब्लूप्रिंट बनता है, यानी ब्लूप्रिंट मूल्यांकन उसी पर होता है मूल्यांकन, तो वह 3 आधार पे बनता है, 3 आधार पे बनता है। पहला आधार होता है क्या? तो पहला आधार होता है उसका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा आधार होता है कंटेंट, कंटेंट, और जो चौथा आधार होता है क्वेश्चंस। यह तीन आधार पे जो है मूल्यांकन किया जाता है, यानी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके कंटेंट क्या होंगे, उसके क्वेश्चन क्या होंगे। क्वेश्चंस, ये 3 आधार पे जो है वो क्वेश्चन बनाई जाती है, जो ब्लूप्रिंट होता है उस बनती है। और इन्हीं आधारों पे जो इन्हीं तीनों रूपों में जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है, यानी उसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखा जाता है, उसके कंटेंट को ध्यान में रखा जाता है और उसके क्वेश्चन को ध्यान में रखा जाता है। इस पर मूल्यांकन किया जाता है। तो ये 3 रूप जो है होते हैं, ये 3 रूपों में ब्लूप्रिंट बनता है। ब्लूप्रिंट, या ब्लूप्रिंट कैसे बनता है उसकी चर्चा जो है वो बाद में हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ये त्रिविमी रूप में होता है, त्रिविमीय होता है, जवाब इसका है त्रिविमी। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? किताब पढ़ना, अंताक्षरी करना, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, अनुभव बांटना या वह बातचीत करना? क्या हो सकता है इसका जवाब? जवाब 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 जवाब, इतना देरी नहीं लगनी चाहिए, फटाफट जवाब आने चाहिए। जवाब किताब पढ़ना, अंताक्षरी करना, प्रश्नों के तयशुदा जवाब देना। जवाब 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 चलिए चलिए, यहाँ पे जो है इसका सही आंसर है कि अनुभव बांटना व बातचीत करना, अनुभव बांटना और बातचीत करना इसका सही जवाब है। चलिए अगला चलते हैं। 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न है, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अभिव्यक्ति, विचार, वर्तनी, वाक्य विन्यास, तत्सम शब्दों का प्रयोग। लिखित कार्य में आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका है? अभिव्यक्ति, विचार, वर्तनी, वाक्य विन्यास, तत्सम शब्दों का प्रयोग। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अभिव्यक्ति, विचार। सही बात है, अभिव्यक्ति, विचार इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कोई जवाब देता है या जवाब कोई देता ही नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले कोई जवाब देता है या जवाब देता ही नहीं। चलिए देखते हैं, देखते हैं अगला जवाब 8वां वाला प्रश्न लेते हैं। चलिए 8वां प्रश्न है, हाँ, माधुरी पढ़ते पढ़ते समय कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका वह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक अटक कर पढ़ सकती है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, वह पढ़ने में ज्यादा समय लगाती है। जवाब जवाब जवाब
क्योंकि मैंने इसको बता दिया था, अभी मैंने इसको समझाया हुआ था। माधुरी पढ़ते समय वाक्यों की पुनरावृत्ति करती है। पुनरावृत्ति करती है इसका मतलब क्या है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वो पढ़ने की कोशिश कर रही है। ये जो है इसका सही जवाब है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, तो इसका सही जवाब ये हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। चलिए तो बहुत बढ़िया, आज 8 प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, तो यहां से थैंक यू सो मच। चलिए तो अब अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हमसे ले सकता है, किसी का अगर कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है। प्रश्न प्रश्न क्या? चलो बहुत बढ़िया, आज 8 प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, तो यहाँ से थैंक यू सो मच। चलिए किसी का है कोई प्रश्न? किसी कोई प्रश्न है? माइक ऑन कर लीजिए, पूछिए। हाँ मनीष कुछ कह रहे थे। मनीष कुछ कह रहे थे, आगे हमको ब्लूप्रिंट नहीं, अब हम सीधे जो है वो जंप करेंगे किस पर, टीचिंग मटेरियल पे, जो लैंग्वेज का टीचिंग मटेरियल उस पर जंप करेंगे। ब्लूप्रिंट का कोई मतलब नहीं है, ब्लूप्रिंट तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए तो आगे सर चलेंगे। मैं ये पूछ रहा था कि आप लास्ट में रिवीजन भी कराओगे इसका पूरे का सिलेबस का? किसका? सर इसका सीटेट के सिलेबस का पूरे का लास्ट में, या फिर? अभी जो चल रहा है, हाँ जी, जब ये पूरा ये हो जाए, पूरा का कंप्लीट हो पूरा जब जाएगा। खत्म हो जाएगा तब। हाँ जी। अभी खत्म होने तो देखो कहाँ कितना समय जाता है, 3 महीने में हम खत्म कर लेते हैं कि बाकी रह जाता है। सर खत्म तो कितना कर लेंगे, सिलेबस रह वैसे रहा कोशिश अभी? करेंगे। हाँ कितना सिलेबस रह रहा सर अभी? अभी तो सिलेबस बहुत है, अभी तो हम चौथे 5वें यूनिट पे आए हैं। अभी तो पूरा लर्निंग बाकी है, अभी तो पूरा इंक्लूसिव बाकी है, अभी जो है उसमें मेमोरी बाकी है, ये पूरा बाकी है। हो जाएगा, करेंगे, कोशिश करेंगे, रिवीजन कराएंगे। वैसे रिवीजन की आवश्यकता ना हो ये ध्यान करिए आप लोग, कि मेरे एक बार में ही आपको समझ में आ जाए। फिर भी रिवीजन करवाएंगे, रिवीजन हम आपको क्वेश्चन पेपर के जरिए करवाएंगे, नहीं होगा तो एक बार हम ऐसे ओवरव्यू करके करा देंगे, कराएंगे, डोंट वरी। चले किसी का और कोई प्रश्न है? दानुदान, पृथ्वी? नहीं सर, नहीं है अभी। चले तो मिलेंगे कल के लेक्चर में सीधे मटेरियल पे, टीचिंग मटेरियल पे। चले तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल 9 बजे।